बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है और मेहनत करने वाला अल्लाह का बेहतरीन दोस्त होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे क्लास 11 के फ़िज़िक्स के तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस दफ़ा सप्ली में अपीयर होना है या इम्प्रूवमेंट का है आपका, जो कि आपका 2 जुलाई को पेपर है, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आ गई जिसमें मैं आपके साथ फाइनल प्लान जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पूरी वीडियोज़ दे दी हैं, न्यू सिलेबस की भी, ओल्ड सिलेबस की भी, ठीक है? तो इसमें मैं आपको फाइनल प्लान देने जा रही हूँ कि हमने क्या स्ट्रैटेजी अब अपनानी है अभी से लेके कल के एग्ज़ाम डे तक। और नंबर 2 पे ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए क्योंकि इसमें मैं आपके कुछ टारगेट्स जो है वो आपके साथ लॉक कर रही हूँ। प्लस मैं आपको मोर टू डिस्कवर की भी ऑप्शन दे रही हूँ कि इसके बाद हम कैसे चलेंगे। तो चलिए जी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। पूरी दुआ पढ़ लीजिए, ठीक है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है एक बार दुरूद पाक भेज दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम। तो बेटे देखिए ये मैंने आप लोगों को प्लान दिया था पूरा कि आपके पास जो था वो पहले से आपका ये प्लान आ रहा था। और इसमें देखिए मैंने क्या किया है, मैं आपके साथ फाइनल प्लान के साथ आ गई हूँ। ये देखिए ये आपका फाइनल प्लान आ गया है बच्चों। क्या करना है हमने फाइनल प्लान में 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले करा दिए हैं। व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिए जो मुझे न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं। मैंने सारे के सारे जो है ना ओल्ड बुक के एमसीक्यूज़ अपने बच्चों को कल ही सारे के सारे सेंड करके करवा दिए हैं। आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और इसका जो लिंक है वो आपके पहले कमेंट में जाके वहाँ पे क्लिक कर दीजिए इसी वीडियो के। अब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो आ रहा है शुरू वाला, जो मैंने आपको क्या कराना है, मैंने कंप्लीट कराना है। क्यों? इसमें शॉर्ट भी कराऊँगी, लॉन्ग भी कराऊँगी, न्यूमेरिकल भी कराऊँगी और वो मैं इसी वीडियो में आपको करा रही हूँ। ठीक है? आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से मैं इसी में आपको अपना पूरा का पूरा जो प्लान है उसको अकॉम्प्लिश करूँगी इंशाल्लाह ताला। अब इसके अलावा मेरी क्या पॉलिसी होगी कि मिक्स एंड मैच करके मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट प्लस न्यूमेरिकल प्लस लॉन्ग कराने हैं। यही आपका फाइनल प्लान है क्योंकि देखो बेटा जब आपकी कोई चीज़ फाइनल ही नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि न्यूमेरिकल कहाँ से आना है, थ्योरी कहाँ से आनी है। मैंने किसी किस्म का एक्सपीरियंस लगा के या कुछ भी करके आप लोगों की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना, ठीक है? तो हम ऐसी पॉलिसी अपनाएँगे जो काफ़ी, यानी कि वी आर गोइंग टू अप्लाई अ प्रैग्मैटिक अप्रोच टुवर्ड्स इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही खतरनाक है, ठीक है? इससे कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट से। तो हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हम किसी भी सूरत से परेशान हों, ठीक है? तो बच्चे देखो अगर हम ये वाली पॉलिसी अपनाते हैं, तो इस पॉलिसी के साथ हमारे साथ क्या होगा, मार्क्स हमारे 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ 100% पूरे कवर होंगे आपके इंशाल्लाह ताला, जो मैंने आपको करा दिए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका शॉर्ट आ रहा है वो कितने मार्क्स का आ रहा है? 16 मार्क्स का, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, 1, 2, 3। अब उसको देख लीजिए आप थोड़ा-सा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने आपके लिए नया बनाया है। चैप्टर नंबर 1 से आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 से आपके 3 आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 से भी आपके 3 आ रहे हैं। तो टोटल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो मैंने आपके लिए इस वीडियो को डिज़ाइन किया है, वो मैंने इसी तरह किया है कि ये 10 के 10 आपके इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होंगे। यानी कि मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को सिर्फ़ यहाँ से 8 आएँ, मैंने आप लोगों के लिए 10 की ऑप्शन कर दी है। ठीक है बेटा? तो इंशाल्लाह ताला जो है ये बहुत कामयाब वीडियो होने वाली है और आपकी कामयाबी की जो है ना, इसके साथ जो होगी क्या हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आपकी कामयाबी की गारंटी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है? अब ये देखो, ये क्या किया, 16 मार्क्स हम यहाँ पे टेक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग आ रहा है आपका, जो कि कहाँ से आना है, चैप्टर नंबर 2 और 3 से आना है, तो हम वही करेंगे बच्चों, ठीक है? तो 8 मार्क्स का आपका ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने बन गए बेटा, यहाँ पे खुद देखो आप, 17 प्लस 16 प्लस 8 कितना हो रहा है, 41 मार्क्स। तो फाइनल प्लान पे तो आप ये वाली चीज़ों को लेके कामयाब हो गए इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब देखिए इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये होगा कि मैंने आपके साथ मिक्स एंड मैच की वीडियोज़ आपको मुसलसल देनी है आज पूरा दिन, जिसमें क्या होगा, मेरे लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट जो आ रहे हैं, मैं ही समझा रही होंगी, मैं ही पढ़ा रही होंगी। आपको कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं ढूँढना पड़ेगा, बस आपको खोल के मेरी वीडियो क्लिक करनी पड़ेगी और आपको क्या होगा, सारे का सारा सब कुछ आ जाएगा और आप उसकी हैंड प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? तो मिक्स एंड मैच से अब मेरी मर्ज़ी है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-करम से मैं कुछ ऐसा बनाऊँ आपके लिए डिज़ाइन, जो कि ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन कर ली है, बस मैंने कंपोज़ करनी है अभी, कि मैं क्या करूँ कि आपकी प्लस 20 इंक्रीज़ कर दूँ इसके अंदर, या प्लस 30 इंक्रीज़ हो जाए अल्लाह के फ़ज़ल से, या फिर प्लस 40 मार्क्स जो है वो इसमें आपके इंक्रीज़ हो जाएँ, ठीक है? पहला टारगेट ये होगा कि प्लस 20 इंक्रीज़ हो जाए। अगर प्लस 20 इंक्रीज़ होते हैं तो 41 प्लस 20 कितना हो जाएगा बच्चे? खुद देख लो कि 61 पे चले जाओगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो प्लीज़ अल्लाह का नाम लेके शुरू करो और हम शुरू करते हैं। प्लीज़, प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, किसी किस्म के पीछे ना भागिएगा, क्योंकि अगर खुदा ना ख़ास्ता छोटी-सी भी अप्रोच ख़राब हो गई, तो खुदा ना ख़ास्ता ऐसा ना हो कि पहले ऑलरेडी आप लोगों की सप्ली है, जो सप्ली वाले बच्चे हैं, तो दोबारा कहीं सप्ली ना लग जाए। इसलिए कोई ऐसी अप्रोच नहीं करनी है जो कि क्या हो, अनप्रैक्टिकल हो, ठीक है? समझ आ रही है बात बच्चों? अब यहाँ देखो ये क्या आ रहा है आपके साथ, ये देखो यही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कवर दोबारा से मैंने आपका बनाया था कि ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब शॉर्ट आंसर जो थे वो आपके देखो, क्वेश्चन अगले जो पार्ट आ रहे हैं वो 5, 6, 7, 8 में से ये सारे मैंने मेंशन किए हुए, लेकिन मैंने मिक्स एंड मैच करके आपकी वीडियो बनानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ के बारे में आएगी और फिर हमने कैसे लेके चलना है, ठीक है बच्चों? अब यहाँ देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो आपके पास पूरा फाइनल प्लान आ गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो कि हमने ऐसे ही लेके चलना है, ठीक है? अब शॉर्ट आंसर क्या आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे देखो। अच्छा, मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हर बच्चे को शुरू वाले चैप्टर्स आते होते हैं, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? मैंने कोई अनप्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अपनानी, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ रहा है, शॉर्ट आंसर आ रहे हैं हमारे पास 6 और 9। देखो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मिक्स एंड मैच करके मैं आपके बनाऊँगी, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपकी शुरू कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है? इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है और सब कुछ आप रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इतने आसान तरीके से आपको कराऊँगी इंशाल्लाह ताला कि आप कहेंगे कि फिज़िक्स पढ़ने का मज़ा आ गया है, ठीक है? अब देखें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है ना काफ़ी बोरिंग है। मैं
मैं सही बता रही हूँ, मैं आपके अब दिल की आवाज़, आपके ब्रेन की आवाज़ से बात करती हूँ, वो बहुत बोरिंग लगता है। तो मैं यहाँ से अपने बच्चों को स्टार्ट करवाती हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो चलें जी, सारे जो है एक बार फिर से जो है ना वो दुआ पढ़ लीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब यहाँ देखो बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये काफ़ी जो है ना समझ आ गई होगी और आप लोगों का इंशाअल्लाह ताला मेरे पे कॉन्फिडेंस है। आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखें, ठीक है? और ट्रस्ट रखें इंशाअल्लाह ताला, कामयाबी आप ही का मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। ठीक है बेटे, अब ये देखो मैंने क्या किया है, मैंने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको निकाला है। अब क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे डिफाइन यूनिट वेक्टर, ठीक है? क्योंकि मैंने पास पेपर को देखा कि क्या-क्या चीज़ें रिपीट हो रही थी, ठीक है? तो देखो मैंने यहाँ से कितने बनाए हैं, 10 क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें से टोटल, ठीक है? बहुत आसान है, मैं अभी पढ़ाऊँगी, देखना आप लोगों ने कहना है कि इतना ईज़ी तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है? ये देखो, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज़ मैग्नीट्यूड इज़ 1। अब यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब क्या होता है 1, तो ये कोई नई बात तो की नहीं उन्होंने। ऐसा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा एंड इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के ज़रिए हम क्या करते हैं? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटे? हम यूनिट वेक्टर के ज़रिए क्या करते हैं? हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। आप इसको यहाँ पे ऐसे कर लो, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? मैं आपके साथ-साथ ना थोड़ा-सा रफ वर्क भी करती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा बेशक साथ-साथ, ठीक है? यहाँ देखो, पहले सबसे पहले जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना बेटा, हम उसको बोल्ड इटैलिक लिखते हैं या फिर एरो बना के लिखते हैं, ठीक है? जब हम इसको एरो बना के लिखते हैं तो हमारे पास ये क्या आ रहा है देखो यहाँ पे। अब देखो गौर से, आप लोगों ने शायद मैथ में भी किया था डिटर्मिनेंट लेना, ये देखो ये डिटर्मिनेंट वाला लिया था ना आपने मैथ में, क्रेमर्स रूल में हर जगह पे। तो ये वही आ रहा है कि क्या इसकी, ये क्या शो कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। और मैग्नीट्यूड यानी कि ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक क्या होती है उसकी डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर जो होती हैं आर दोज़ क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर आ रहा है। यानी कि अगर ए के ऊपर मैंने ये हैट पहनाया हुआ है इसको, तो इसको मैं पढ़ती हूँ ए हैट। ये क्या है? ये आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है बेटे? ये आपका यूनिट वेक्टर है। किसको शो करता है? किसको शो करता है? मैंने आपकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये डायरेक्शन को शो करता है बच्चों, ठीक है? ये क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो 1 के बराबर आएगी। पहले तो आप यहाँ पे ये आपने क्या सीखा? यहाँ पे ये आपने सीखा कि हम किसी वेक्टर को लिखते कैसे हैं, कि एक वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, ये किसको शो कर रहा है? ये बेटा शो कर रहा है मैग्नीट्यूड को, ठीक है? आराम से तसल्ली से बैठ के देखना कि ये जितनी भी लंबी हो जाए ना वीडियो, लेकिन आप लोगों की इसके साथ कामयाबी जुड़ी हुई है, ठीक है? और ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। तो कोई नई बात तो मैंने की नहीं, ये तो बचपन से क्लास 9 से आपने किया हुआ है कि अ वेक्टर इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है? अब यूनिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यूनिट का मतलब होता है 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा, और कैसे, किसके ज़रिए? उसकी एंड इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। उसके ज़रिए हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास इक्वेशन आ रही है वेक्टर की, क्या आ रही है? देखो ये वेक्टर शो किया, यही तो इक्वेशन मैंने आपकी यहाँ पे लिखी है, ये देखो। वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई पे क्या आ रहा है? उसका यूनिट वेक्टर। अब आपने यहाँ से यूनिट वेक्टर की निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ, कैसे निकालोगे? जब ये जो वेक्टर बैठा हुआ है ये इधर ही बैठा रहेगा, और ये जो मैग्नीट्यूड इसके साथ है इसको जाके नीचे किक कर दोगे, उसे कहोगे आप उधर जाओ। जब वो उधर जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा? वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन के एक तरफ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटे? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आपने इसकी वैल्यू निकालनी है यूनिट वेक्टर की। ये यूनिट वेक्टर है आपका। ये क्या है आपका बेटा? ये यूनिट वेक्टर है आपका, ठीक है? आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला कर देते हैं। तो अकेला करेंगे, इसको जाके किक करेंगे, वो जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके दिमाग से निकल जाए, ठीक है बेटे? तो आपने क्या करना है? यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाली है कि वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? यूनिट वेक्टर आ जाता है। जब किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ये देखिए, मैं यही लिख रही हूँ यहाँ पे, सिंपल सी इंग्लिश आ रही है आप लोगों की। यूनिट वेक्टर इज फाउंड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये देखो, ये आपने मेन इक्वेशन लिखी कि वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? ये देखो, ये देखो, ये आपने क्या किया? ये वही आपने नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे मैं कर लेती हूँ ताकि आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें, ठीक है बेटा? ये देखो, ये यूनिट वेक्टर निकाला इज इक्वल टू ये आपका वेक्टर आ रहा है, इसके ऊपर एरो साइन बना दो, ठीक है? ओवर इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है? अब यूनिट वेक्टर इज रिटन एज ए हैट। ए के ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ था? यहाँ पे ए हैट बनाया हुआ है, यानी मैं दोबारा लिख देती हूँ आपके लिए। ये ए बना के आपने इसको ऐसे करना है, और इसको कैसे पढ़ना है कि ये ए हैट होता है, ठीक है? अब देखो जरा गौर से क्या आ रहा है? द डायरेक्शन अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस। आपको पता है ना कि हमारी ज़मीन पे तो 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई एक्सिस आ रहा है, ठीक है? हमारी ज़मीन पे जो आ रहा है वो हम 2 एक्सिस के साथ डील करते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जी एक्सिस भी आ जाता है, ठीक है बेटे? तो यूनिट वेक्टर जो आता है, एक्स के लिए आई का यूनिट वेक्टर यूज़ होता है, वाई के लिए जो होता है वो जे का यूनिट वेक्टर यूज़ होता है, और जी के लिए जो होता है वो के का यूनिट वेक्टर यूज़ होता है, ठीक है? इसको दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह कि एक्स के लिए आई का यूनिट वेक्टर, वाई के लिए जे होता है, और जी के लिए क्या होता है? के होता है यूनिट वेक्टर। तो यही बात मैंने यहाँ पे
लिखी हुई है ताकि आप लोगों के 2 मार्क्स पूरे मिल जाएँ। द डायरेक्शन अलोंग एक्स, वाई एंड ज़ेड एक्सिस आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर आई, जे, के। ये मुझे लगा कि ये मुझे इसमें लिखना चाहिए, इसलिए मैंने ना बाद में जब रिव्यू लिया ना पूरा, तो मैंने उसके बाद यहाँ पे ये एंटर की है। ठीक है? दोबारा मैं पढ़ रही हूँ। द डायरेक्शंस अलोंग एक्स, वाई एंड ज़ेड एक्सिस आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर्स आई, जे, के। ठीक है? यहाँ तक आपकी कंप्लीट होगी कहानी और कोई मुश्किल भी नहीं रही है। ठीक है? बहुत ईज़ी है। कोई दिल को घबराना नहीं है, आराम से रिलैक्स होके सीखते हुए जाना है आगे की तरफ। ठीक है? अब आगे देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। द पोजीशन वेक्टर को अब तो हम शो करते हैं किसके ज़रिए जनाब? आर के ज़रिए। ठीक है? पोजीशन वेक्टर को आपने आर के ज़रिए शो करना है, इसके ऊपर एरो बना दो। मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, इसको बोल्ड इटैलिक लिखा है। बोल्ड इटैलिक का मतलब या तो आप उसको मोटा-मोटा करके लिख दो, इसको कहते हैं बोल्ड इटैलिक, यानी कि थोड़ा-सा अलग स्टाइल में लिखना, या फिर ऊपर एरो बना दो। ठीक है? इज़ अ वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर होता है दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल। किसको शो करता है? लोकेशन। लोकेशन कहते हैं उसकी जगह को। जैसे आप अगर कहीं पे बैठे हुए हो, तो आपकी लोकेशन को अगर कोई बता रहा होगा, तो वो कौन होगा? वो पोजीशन वेक्टर होगा। देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी की किसको बताना? उसकी जगह को बताना, उसके मकाम को बताना, उसकी पोजीशन को बताना। तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करेंगे? लोकेशन का। आप नहीं कहते हो कि मेरी लोकेशन यहाँ पे आ रही है, भई मुझे लेने आ जाओ, या आपने कोई अगर कोई भी उबर क्रीम या कुछ भी करना हो या कहीं जाना हो, तो आप उसको लोकेशन सेंड करते हो ना। तो ये देखो पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। किसके लिहाज से? ओरिजिन के लिहाज से बेटा। ओरिजिन के लिहाज से कैसे आ रहा है? यहाँ पे देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपसे कहा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है? और मैंने आपसे कहा कि जनाब ये एक पॉइंट आ रहा है, ये देखो ये ऐसे जाके ये वाला पॉइंट आ रहा है, और ये पॉइंट को मैंने कह दिया पी का ए और बी। ठीक है? ये आ गया। तो ये जो पोजीशन आ रही है इस वेक्टर की, ये जो भी पॉइंट आ रहा है, इसकी हमने ओरिजिन से लेनी है। ये ओरिजिन होता है बेटे। जो एक्स और वाई का जो मिलाप होता है ना, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों आपस में मिल रहे होते हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन के साथ ये जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है, इसकी हमने कहाँ से मेजर करनी है लोकेशन? उसकी लोकेशन मेजर करनी है ओरिजिन से। ठीक है? तो ये कोई नई बात नहीं आ रही। ये देखो यहाँ पे, आराम से देखो यहाँ पे। ठीक है? ये द पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ए बी, देन अगर देखो, अब मैंने आपके सामने पी ए बी तो बनाया है। ये देखो, क्या मैंने कोई नई चीज़ बनाई है? मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनाए हैं? पी एक मेरा क्या है? कोई भी पॉइंट है समझो, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रही हैं? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये ऑर्डर पेयर होता है ना, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो मैंने इसको क्या नाम दिया है? ए और बी का नाम दिया है। क्या नाम दिया है मैंने इसको बेटा? ए और बी का नाम दिया। मैंने खुद ही इसको एक्स और वाई का नाम नहीं दिया, मैंने ए और बी का नाम दिया है। ठीक है? ये देखो पी ए बी आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये जो एक्स और वाई एक्सिस में हम डील करते हैं ना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। इसको हम कहते हैं आर। इसका पोजीशन वेक्टर जो निकालने जा रहे हैं, आर के ऊपर आप ये लगा दो, एरो बना दो। ठीक है? या तो इसको मोटा करके लिख दो, मैंने आपको पहले ही बता दी है ये बात। ठीक है? तो ये देखो, ये ए जो आ रहा है, ए के साथ क्या लगाओगे? पहले आई लगाओगे। आई क्या है ना? यूनिट वेक्टर आ रहा है इसका। ठीक है? ए के साथ क्या लगाना है आपने? ए के साथ आपने आई लगानी है। आर आपने लगाया, इसका क्या लगा रहे हो आप? इसका जल्दी से बताओ, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो आप इसका। ठीक है? ऑफ अ पॉइंट पी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका ये है, एक्स और वाई एक्सिस जो होता है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है? तो आर इज इक्वल टू ए आई प्लस, क्योंकि एक्स के साथ मैंने आपको पहले बताया था कि आई लगता है यूनिट वेक्टर, प्लस वाई जो आ रहा है आपका बी आ रहा है ना, तो बी के साथ क्या लगा दोगे? बी के साथ जे लगा दोगे। ठीक है? और मैंने ऊपर क्या बताया कि इन टू डायमेंशन, तो ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि टू डायमेंशन में आपके पास सिर्फ क्या होता है? एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। अगर आप थ्री डायमेंशन में बात करोगे, जो हर वक्त आप कहते हो थ्री डी शेप्स आ रही हैं ये वाली, ये वही तो आ रहा है बेटे कि ए आई हो जाएगा प्लस बी जे हो जाएगा प्लस सी के हो जाएगा। यानी कि अगर ये टू डायमेंशन, ये टू की बात करें, टू डी लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है? और अगर इसी को मैं निकालूं पोजीशन वेक्टर को, किसमें? थ्री डी में निकालूं, तो मेरे पास आएगा ए आई प्लस बी जे, ठीक है, प्लस सी के। ठीक है? ये आपका कित में आ गया हमारे पास यहाँ पे? इसके ऊपर पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर के ऊपर ना आपने ये वाला हैड डालना है। ठीक है बेटे? तो ये आ जाएगा हमारा थ्री डी। ठीक है? ये देखो पूरी डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई है पोजीशन वेक्टर की। इसके बाद हमारे पास क्या चल रहा है आगे की तरफ? देखो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। ठीक है भाई? अगर एक वेक्टर आपने हासिल कर ली है, जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसके तमाम कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कहते हैं उसके हिस्सों को, तो अगर उसके तमाम कंपोनेंट्स को आप प्लस कर रहे हो, तो वो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर होते हैं। छोटी सी डेफिनेशन आ रही थी, सच पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर हुज कंबाइंड इफेक्ट गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। कह रहे हैं तमाम ऐसे पार्ट्स वेक्टर के जिनको अगर हम इकट्ठा करें तो उसका असर क्या बनेगा? उसका असर ये बनेगा कि आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, आर कॉल्ड दी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। बस ये इतनी सी बात आ रही थी यहाँ पे। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होंगे? ये इसके कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर होंगे। ठीक है बेटा? ये इसके क्या होंगे? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर होंगे। अब मैंने यहाँ पे अगर एग्जांपल नहीं भी दी है ना, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है कोई भी, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास समझो फॉर एग्जांपल कि हमने इसको एफ एक्स को प्लस किया है प्लस एफ वाई को प्लस किया है। ठीक है? ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ठीक है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करके जो हमें रिजल्टेंट मिला है ना, वो हम बोलेंगे कि ये दोनों इसके क्या आ रहे हैं? ये दोनों इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ये दोनों क्या आ रहे हैं बेटे? इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ठीक है? उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? नल वेक्टर। नल का मतलब क्या होता है? जीरो। नल का मतलब क्या होता है? पहले दिमाग में बिठा लो। नल का मतलब क्या होता है बेटे? जीरो होता है। यूनिट का वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। जो पीछे पढ़ा है ना आपको यूनिट वेक्टर, उसका मतलब होता है वन, और नल का मतलब होता है जीरो। इट इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। क्या आ रहा है? इसको देखो, इसको हाईलाइट कर दो कि ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड
कितना आ रहा है, 0 मैग्नीट्यूड आ रहा है। एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी का मतलब अपना मन मौजी है, किसी के उसमें नहीं आता, जहाँ मर्ज़ी चला जाए उसकी डायरेक्शन अपनी फिक्स होती है खुद ही। यानी कि आर्बिट्रेरी ऐसा इसका ये मतलब ले लो जैसे आपके सामने कभी मच्छर आके चलता हुआ आया ना, तो वो अपनी मर्ज़ी से चल रहा होता है ना, भिन-भिन कर रहा होता है। वो ये तो नहीं होता कि उसकी कोई मंज़िल उसको डिफ़ाइन होती है कि मैंने यहाँ जाना है, मैंने यहाँ जाना है। तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी, अपनी मनमानी करने वाला, ठीक है? तो इसकी डायरेक्शन अपनी मनमानी से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज़ अ नल वेक्टर। अब उन्होंने क्या एग्ज़ाम्पल दे दी यहाँ पे, ये दे दिया कि एक वेक्टर को जब उसके नेगेटिव वेक्टर में हम प्लस करते हैं, सम का मतलब होता है प्लस करना। क्या मतलब होता है सम का? प्लस करना। मैं यहाँ लिख रही हूँ, सम का मतलब होता है प्लस करना। जब हम एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में प्लस करते हैं, तो हमें एक नल वेक्टर मिल जाता है। अब लेट्स सपोज़ आपके सामने मैंने ये बात की कि एक वेक्टर आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ये आपका क्या वेक्टर है? ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है? इसके ऊपर ये लगाओ, ए वेक्टर आ रहा है। अब इसमें आप क्या करने जा रहे हो? ऐड करने जा रहे हो इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए। इसका नेगेटिव क्या होगा बेटे? माइनस ए होगा। तो माइनस ए को ब्रैकेट में लिखो, जब ब्रैकेट से ये बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस माइनस माइनस और ए। अब आपको खुद बताओ कि ए में से ए गए तो क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। तो 0 क्या आ गया? नल वेक्टर आ गया। इसका मतलब है नल वेक्टर हमें कैसे होता है हासिल? जब हम क्या करते हैं? सम करते हैं एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में, तो वो नल वेक्टर हमारे पास आ जाता है, ठीक है? अब आपके पास सारी डेफिनेशन रिजल्टेंट वेक्टर की। अभी तो ऊपर बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर कब मिलता है? जब हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को प्लस करते हैं। ये देखो, अ सिंगल वेक्टर, क्या डेफिनेशन आ रही है? अ सिंगल वेक्टर हु व्हिच हैज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, जिसके अंदर पूरा कंबाइंड इफेक्ट होता है तमाम वेक्टर्स का। यानी एक ऐसा सिंगल वेक्टर, ये देखो ऊपर आपने हासिल तो कर लिया था ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसके अंदर तमाम इफेक्ट था किसका? इसके तमाम कंपोनेंट्स का, टू बी एडेड अप, जो कि आपने ऐड किए हैं। अगर मैंने यहाँ पे 2 ऐड किए हैं तो 2 का इफेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे एफ जेड लगा दूंगी तो 3 का इफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैं जितने बढ़ाती जाऊंगी ना वेक्टर्स, उतना उसमें इफेक्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन वो क्या होगा? लेकिन वो खुद एक सिंगल वेक्टर होगा। आर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं कि आर को मैं ऐसे शो करती हूँ रिजल्टेंट वेक्टर को, तो ये एक सिंगल वेक्टर होगा बेटे, ठीक है? टू बी एडेड अप इज इट इज डिनोटेड बाय, कैसे होता है? आर के ऊपर ये आ गया। अब ये देखो, मैंने छोटी सी आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों का थोड़ा माइंड खुले। कैसे माइंड खुले? मैंने आपके सामने देखो ये जो डायग्राम बनाई है ना, मैं इसको दोबारा आपके सामने यहाँ पे बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चों को ना हर चीज़ की आसानी हो। देखो ये जो डायग्राम आ रही है यहाँ पे, देखो बच्चों, ये आप लोगों ने कैसे करनी है, मैं ऐसे रख रही हूँ ताकि आप लोगों की नज़रों के सामने हो। ये मैंने क्या किया? मैंने ये एक्स एक्सिस बनाया और मैंने ये वाई एक्सिस बनाया, ठीक है? ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। मैंने क्या किया? यहाँ ओरिजिन से एक वेक्टर को बनाया, ठीक है? मैंने बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ओ ए का, क्योंकि ओरिजिन ओ है ना, तो हमेशा ओरिजिन से ही बेटा लोकेशन आनी है हमेशा, ठीक है? ओरिजिन से लेकर ए तक मैंने ये एरो बना दिया, ठीक है? ये क्या आ रहा है? मेरा ओ ए आ रहा है। इससे अगला मैंने एक और वेक्टर बनाया, ये देखो, ठीक है? उसके हेड से उसकी टेल को जोड़ दिया, ठीक है? ये देखो, अब पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये मैंने आपके सामने वेक्टर बनाया ना, ये इसकी क्या होती है? ये इसकी टेल होती है, ठीक है? और ये क्या होता है? इसका जो एरो जहाँ पे लगा होता है, ये इसका हेड होता है, ठीक है? ये पहली बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है? अब देखो मैंने क्या किया? पहला वेक्टर बनाया आपकी आंखों के सामने, ये पहला वेक्टर बनाया और फिर मैंने उसी के साथ अगला वेक्टर जोड़ दिया और वो क्या नाम आ रहा है? मैंने उसको बी का नाम दे दिया, ठीक है? तो ये देखो, ओ ए में मैंने क्या ऐड कर दिया? ए बी ऐड कर दिया। ओ ए में मैंने क्या ऐड कर दिया? ए बी ऐड कर दिया। इसको इसके साथ जोड़ो, ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे बनाएंगे बताओ? जब हम इसकी टेल से किसको जोड़ेंगे? इसकी टेल से हम यहाँ लेके जाएंगे, इसके हेड को जोड़ेंगे, ठीक है? कैसे निकलेगा? जब इसकी टेल से हम, यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल से हम इसके हेड को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। नॉर्मल फिजिक्स आपको यही कहती है, ठीक है? लेकिन अभी मैं इसी चैप्टर में ना आपको इसका ऑपोजिट भी कराऊंगी, ठीक है? अपने दिमाग में रखो ये बात। दोबारा देखो, मैंने ए वेक्टर बनाया, उसके आगे मैंने बी वेक्टर बना दिया। क्या किया मैंने? इसके हेड से उसकी बी के टेल को जोड़ा। अब मेरा रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? कि जब मेरा रिजल्टेंट तब निकलेगा जब मैं पहले वाले फर्स्ट वेक्टर की टेल से किसको जोड़ूंगी? उसके हेड को जोड़ूंगी। यानी मैं यहाँ से शुरू हो जाऊंगी, यहाँ से जाऊंगी आगे की तरफ और यहाँ तक जाने के बाद ऐसे एरो बना दूंगी, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है? यही बात मैंने आपसे यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है? रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर बाय द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये देखो, पहले वेक्टर की टेल को मैंने ज्वाइन किया किसके साथ? हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर के साथ। तो ये मेरे पास क्या आ गया है? मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। बेटा ये जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ ना, इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने में बड़ी हेल्प होनी है। मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने ऐसे नहीं डिजाइन की आपके लिए क्लास, ठीक है? दैट इज, ये देखो आर आ रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, इज इक्वल टू ओ ए एक वेक्टर था प्लस क्या आ जाएगा? ए बी। यानी कि ओ ए प्लस ए बी दोनों, ये भी वेक्टर आ रहा है, इसको भी वेक्टर का नाम दे दो, इसको भी वेक्टर का नाम दे दो, ठीक है? ओ ए प्लस ए बी, ठीक है? ओ ए एक वेक्टर है और ए बी एक वेक्टर है। जब उन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ गया है बेटे, ठीक है? डन होगी बात। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। फोर के बाद हम मेरे पास क्या जा रहा है? आप देखो जरा गौर से यहाँ पे, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और आप लोग इसको बड़े आराम से सुकून से करेंगे, क्योंकि इस क्लास के साथ ही ना आपने पास हो जाना है। तो फिर देखिएगा कि अभी ये इतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा इंशाल्लाह ताला, तो देखें आगे वाली जो चीज़ें अभी आपके पास आती रहेंगी कल सुबह तक इंशाल्लाह ताला, तो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है? ये
देखो द सम ऑफ, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ रहा है, द सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स द जीरो रिजल्टेंट। कह रहे हैं कि जब हमने 3 वेक्टर्स को आपस में प्लस किया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया, जीरो आया। रिजल्टेंट आपको पता है ना, जो उसका फाइनल रिजल्टेंट होता है। व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर्स। कह रहे हैं आप बताएं कि वो वेक्टर्स किस तरह से मौजूद होंगे, क्या उनकी डायरेक्शन होगी, वो कैसे मौजूद होंगे कि उनका सम जो आ रहा है वो जीरो के बराबर आ रहा है। ये देखो, इफ 3 वेक्टर्स, अब 3 वेक्टर्स का नाम दे दो, ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर। ये देखो, ये आपके पास ए आ रहा है, ये देखो पहले मैंने ए बनाया यहाँ से यहाँ तक, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक बी बनाया, और फिर मैंने यहाँ से ही आगे ले जाके यहाँ तक सी बनाया। ठीक है, क्यों बनाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया साइक्लिक ऑर्डर में आपने लेके जाना है। किस में लेके जाना है आपने बेटे, साइक्लिक ऑर्डर में, यानी कि जैसे साइकिल चलती है ना कि ऐसे चल रहा है तो बस ठीक है ऐसे ही चलते तो इसको। ठीक है, तो 3 वेक्टर्स आ गए हमारे पास, एक ए वेक्टर आ गया, एक बी वेक्टर आ गया और एक सी वेक्टर आ गया। इन तीनों को आपस में रिप्रेजेंट किया किसके जरिए, ट्राइंगल की 3 साइड्स के जरिए। ये देखो ये आपके सामने ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में आ गया इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, अब जरा गौर से सुनो क्या आ रहा है। ये पहला वेक्टर था, मैं आपके सामने दोबारा ये वाला ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे देखो नीचे, ये मैंने आपके सामने पहला वेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद मैंने अगला कौन सा ड्रॉ किया, यहाँ से ये देखो, ये मैंने बी ड्रॉ किया क्योंकि मैंने ट्राइंगल बनाना था। आप ये नहीं कर सकते कि इसको यहाँ ले जाओ, नहीं, मैंने ट्राइंगल बनाना है तो मैंने ऐसे करके ऐसे ट्राइंगल आप लोगों के सामने शो किया है। ठीक है, ये मैं गंदी सी डायग्राम बना रही हूँ अभी आपके सामने। ये देखो, ये बी वेक्टर आ गया मेरे पास, ये ए वेक्टर आ रहा है, मैंने इससे बी वेक्टर किया, ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है। ठीक है, तो अब इसका फाइनल वेक्टर कैसे होगा, यहाँ पे अगर साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है तो मैंने इसके हेड से इसकी टेल को जोड़ दिया है। भाई आइए समझ, जबकि मैंने आपको पीछे क्या समझाया था, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था, जरा गौर से समझो। यहाँ से तो मैंने अपने आप को चेंज ही नहीं किया क्योंकि उसको साइक्लिक ऑर्डर में मैंने लेकर आना है। असल बात इस क्वेश्चन की पता है क्या है, पूरी इस चीज में छुपी हुई है कि साइक्लिक ऑर्डर में आएगा, आप उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जबकि ये रिजल्टेंट कैसे निकला था, जरा गौर से समझो। ये ए वेक्टर था पहला, ये बी वेक्टर था, तो मैंने क्या किया था, मैंने वहां से नीचे नहीं लेकर आई थी रिजल्टेंट को, मैं यहाँ से इसकी टेल से उसके हेड तक लेके गई थी, यानी मैंने यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ पे लेके गई थी और एरो ऐसे बनाया था। और इस केस में मैं क्या कर रही हूँ मेरा बेटा, मैं इसी के यहाँ से इसके हेड से नीचे की तरफ लेकर आ रही हूँ, डाउनवर्ड लेकर आ रही हूँ। ठीक है, और ये क्या बना रही हूँ, मैं इसको सी वेक्टर का नाम दे रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को फर्क समझ में आ गया कि अदरवाइज मुझे इसको कैसे करना चाहिए था कि ये ए वेक्टर होता, ये आगे से क्या होता है, यहाँ पे ये बी वेक्टर होता, और मैं क्या करती, मैं यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ती, ऐसे ही रूल है ना, हेड टू टेल रूल जो होता है कि ये इसको क्या करते हैं, इसके टेल से इसकी हेड को जोड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, ये इसके जरिए हेड टू टेल रूल के जरिए वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने उल्टी कहानी कर दी है। क्यों, क्योंकि मुझे उनका सम क्या चाहिए, जीरो के बराबर चाहिए। तो जब जीरो के बराबर चाहिए, किस चीज को जीरो करना है, तो फिर उल्टा काम तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको साइक्लिक ऑर्डर में लेके जा रहे हैं इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये देखो ये आपका लास्ट वेक्टर है, ये आपका पहला वेक्टर है और ये आपका क्या है, लास्ट वेक्टर है। ये देखो इसके हेड को मैं किससे जोड़ रही हूँ, उसकी टेल से जोड़ रही हूँ, उल्टी कहानी कर रही हूँ मैं। हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, कंसाइड का वर्ड आपने इस्तेमाल करना है, इसका मतलब होता है मीट, मीट का मतलब मिलाना, मिला दो किसके जरिए, देखो कॉन्साइड का वर्ड आपने यूज करना है, यही फिजिक्स में टर्म यूज करनी है। ठीक है, मीट का वर्ड नहीं यूज करोगे बेटा, वो सही नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, विद द टेल ऑफ द, लेकिन मैंने आपको मीनिंग के लिए मीट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, उसके हेड्स को उसके फर्स्ट वेक्टर की टेल से जो है ना आप जोड़ेंगे, देन देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो फिर आपने कह देना कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ए प्लस बी को आपने जोड़ा तो, लेकिन सी जो होगा वो माइनस के साथ लगाओगे आप। क्यों, क्योंकि आपने उल्टा कहानी की है। जब आप इतने उल्टे हुए हो, आपने गलत काम किया है, जो रूल था उसके ऑपोजिट काम किया है, तो मैं तो माइनस लगाऊंगी यहाँ पे, तो आपने भी यहाँ पे माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये देखो माइनस सी को इस इक्वेशन के इस तरफ ले आओ। ठीक है, ये जो पहली इक्वेशन आपने बना ली ना, ये इसकी सेकंड इक्वेशन ये वाली आ रही है। कैसे, माइनस सी को जब आप इधर लेकर आओगे तो सबका सम जीरो के बराबर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब माइनस सी उठ के यहाँ पे आएगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों वेक्टर्स का सम जो हो गया वो किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। तो इसका क्लू ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपने याद करना है कि हमने साइक्लिक ऑर्डर में इनको ऐड करना है। किसमें करना है, साइक्लिक ऑर्डर में जब ऐड करना है तो हमने इसका रूल चेंज कर देना है। जैसे पहले हम जो है ना, अब आपको बात समझ आ गई है कि उल्टी कहानी हमने कर देनी है। पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एरो बनाते थे, यानी इसकी टेल से उसके हेड को जोड़ते थे। अब हम क्या करेंगे, वो लास्ट वेक्टर है उसके हेड से इसकी टेल को जोड़ रहे हैं, इसी वजह से इनका सम क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। ठीक है बेटे, अब आगे की तरफ चलिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको क्या कह रहा है, ये देखो ये आ रहा है, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो। कहते हैं अगर एक कंपोनेंट मैंने इसलिए आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी। ठीक है, ये मेरा मकसद था पीछे। कहते हैं अगर एक कंपोनेंट किसी वेक्टर का जीरो इज नॉट जीरो, वो जीरो नहीं है, तो देन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो। कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो, क्या उसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो सकता है। वो क्या कह रहे हैं, जरा क्वेश्चन को समझो, सारी टेक्निक ही क्वेश्चन को समझने में होती है। कहते हैं कि अगर इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, के एक वेक्टर का अगर एक कंपोनेंट जीरो नहीं है, क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड
जो होगा वो 0 होगा। तो देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज रिटन। अब मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो मेरा बेटा, यहाँ गौर से देखो हम, ठीक है, ये देखो गौर से, अगर ये आपका ए वेक्टर आ रहा है ना, ए वेक्टर जो आ रहा है आपके पास, ठीक है, अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड लिखना है ना, पता है आप क्या करोगे, यहाँ पे गौर से देखो, आप ये करोगे कि इसका एक्स कंपोनेंट, ये देखो ए एक्स होता है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होता है, ए एक्स होता है, प्लस क्या होता है इसका ए वाई कंपोनेंट, अभी मैं बताती हूँ आपको, प्लस क्या होता है इसका ए जेड कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3D शेप की बात कर रही हूँ, 3 डायमेंशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। इन सब का आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है इनका, ये देखो ये स्क्वायर कर दिया मैंने, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और पूरे के ऊपर अंडर रूट डाल देना है। क्या कर देना है, पूरे के ऊपर अंडर रूट डाल देना है, ठीक है। दोबारा से समझो, ये वेक्टर ए आया, मैंने उसके कंपोनेंट्स लिखे ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, यानी पहले मैंने सिंपल फॉर्म में लिखे थे ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, क्योंकि आप 3D हर वक्त तो 3D शेप्स के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर इसलिए इसके बारे में बात करो। ये देखो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और पूरे पे अंडर रूट डाल दो। तो ये क्या निकाला है आपने, इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। ये क्या निकाला है, क्या निकाला है, ये कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, ये इसका फॉर्मूला जो है किसके जरिए आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है इसके, यानी कि इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड कलेक्ट करते हैं किसी भी वेक्टर का, ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कलेक्ट करने का ये फॉर्मूला आ रहा है। तो देखो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो समझो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज रिटन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यही आ रहे हैं जो कि कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। देखो बेटा एक्स और वाई जो है वो आपस में 90 डिग्री पे है, फिर वाई के साथ जी जो है वो भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये तीनों क्या आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो दिमाग में बिठा लो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके आपस में क्या होता है, एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये देखो अब आपको, ये आपने इक्वेशन लिख ली, अब आपने क्या करना है, इफ ए एक्स इज इक्वल टू 0, उन्होंने आपको क्या कहा था, क्वेश्चन को देखो, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट 0, वो कह रहे हैं सिर्फ एक कंपोनेंट जो है ना इन सारों में से 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी सारे 0 होंगे, ठीक है। सिर्फ एक कंपोनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, तो ए एक्स 0 के बराबर आ गया, लगा दो, ए वाई को भी 0 के बराबर कर दो। अब ए जेड कहेगा भाई मैं तो 0 के बराबर नहीं होऊंगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन में ये बात ही की है ना, आपने तो क्वेश्चन ही ये किया है कि एक वेक्टर जो आ रहा है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ए जेड जो होगा, ये मैंने ए जेड लिखा है बेटा, इसको आप A2 ना पढ़ लीजिएगा, ये ए जेड आ रहा है, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, ए जेड इज नॉट इक्वल टू 0। पहले वाले ने कहा ठीक है मुझे भी 0 बना दो, इसने कहा मुझे भी 0 बना दो, इसने कहा मैं तो 0 नहीं बनूंगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 0 नहीं होऊंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू सारी पुट करो आप इसमें, देखो ए वेक्टर आ रहा है इज इक्वल टू ए एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, ए वाई की जगह 0 पुट कर दिया, और ए जेड की जगह वैसे का वैसे ही रहने दिया स्क्वायर। तो स्क्वायर जब अंडर रूट से कट के बाहर आएगा तो खाली, आपको पता है ना जब अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है, ठीक है। जब भी कोई स्क्वायर क्वांटिटी अंडर रूट से बाहर आती है तो उसका वो स्क्वायर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये 1/2 के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये जो इसका स्क्वायर होगा ये 1/2 से कट होके बाहर अकेला आ जाएगा। सॉरी हमारी लाइट ही चली गई है, मैं दूसरा लाइट जो है ना वो ऑन करती हूँ, वेट करें जरा 1 सेकंड। जी बेटा, मैंने अब ये वाली लाइट्स कर दी हैं, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को ज़्यादा अच्छा मंज़ूर होता है हमारे लिए, देखो कितना अच्छा रोशन-रोशन हो रहा है ना, ठीक है। मैं पहले बड़े पोलाइट से माहौल में आपको पढ़ा रही थी, ठीक है। अब ये देखें ये क्या आ गया, ये जब ए जी जो होगा बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए जी वेक्टर आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, इसका मतलब जब ए की वैल्यू ए जी किसी ना किसी वेक्टर के बराबर आ रही है तो जाहिर सी बात है ये तो साफ कह रहा है कि मेरी कोई ना कोई वैल्यू है, इसका मतलब है ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं है, यानी जो आपका ए वेक्टर है वो 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स इफ वन ऑफ द कंपोनेंट, अब आपने क्या करना है, इट मीन्स में ना आपने वो पूरा क्वेश्चन उठा के लिख देना है जो ऊपर आ रहा है, इट मीन्स इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इज नॉट 0 देन इट्स मैग्नीट्यूड विल नॉट 0, पूरा क्वेश्चन उठा के लिख दिया, कोई गड़बड़ नहीं आ रही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या कह रहा है, जरा देखो मुझे सही बताओ कि क्या समझ आ रही है, कैसी समझ आ रही है, हाँ अच्छी समझ आ रही है ना मेरे बच्चों को, इंशाल्लाह ताला देखना बहुत अच्छी समझ आएगी, और कल का पेपर जो होगा ना बहुत अच्छा होगा मेरे तमाम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के बच्चों का इंशाल्लाह ताला, और सप्ली क्लियर होगी और बड़े अच्छे नंबरों के साथ क्लियर होगी इंशाल्लाह, ठीक है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, क्या किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड आपको मैंने बता दिया है, बार-बार मैं आपको बता रही हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी वेक्टर का। वेक्टर की 2 ही चीजें होती हैं, अगर मैं ये आपके सामने वेक्टर बना रही हूँ तो इसकी 2 ही चीजें होती हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड होता है जिसको आप ऐसे करके लिखोगे, और एक इसका क्या होती है, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर के जरिए लिखते हैं। ये छोटी सी बात थी जो हमें समझ ही नहीं आई, ठीक है। तो ये पूरा आ गया, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, क्या किसी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की नेगेटिव वैल्यू होती है, नो नहीं होती। नो द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन, एक वेक्टर को हम किसके जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तो मैंने आपके सामने वेक्टर बनाया कि ये आपके पास क्या आ रहा है, ये एक ए वेक्टर आ रहा है, इसको हम किसके जरिए शो कर रहे हैं, एक डायरेक्टेड लाइन के जरिए शो कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन अ सूटेबल स्केल, ये जो लेंथ आ रही है इसकी, ये लेंथ आ रही है पूरी की पूरी बच्चों, तो एक सूटेबल स्केल के जरिए आ रही है ना। सूटेबल स्केल का मतलब हुआ, हो सकता है कि ये वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, कुछ भी ये बात आ सकती है इसकी यहाँ पे।
जी बेटा, मैं आपको यही बात कह रही थी कि देखो ये कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी ना, 2 सेंटीमीटर का वेक्टर होगा, 3 सेंटीमीटर का। तो ये जो आपके पास 2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है ना। कोई भी नंबर जो जुड़ा होता है ना, वो क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड होता है उसका, ठीक है? अब ये है कि सूटेबल स्केल के ज़रिए इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये किसको शो कर रहा है? एक जो लेंथ है ना, ये एक सूटेबल स्केल के ज़रिए, सूटेबल स्केल का मतलब जिसके ज़रिए आपने इसको बनाया है कि आपका वेक्टर जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, या जितनी भी नंबर का है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो जनाब मेरा जो वेक्टर है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है? तो ये 10 क्या आ रहा है? इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है? ठीक है, आ गया इंडिकेट द। अब 10 सेंटीमीटर का आप अपनी कॉपी पे थोड़ी ना ड्रॉ करोगे, आप उसके लिए एक स्केल बनाओगे, ठीक है? वो अब ये डेप्थ में मत जाओ, क्योंकि अगर अभी डेप्थ में गए ना तो फिर मसला खराब हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि सारे सप्ली वाले बच्चे हैं, तो जितना मैं अभी बता रही हूँ ना बस उसी को पूरा डाइजेस्ट कर लो, ठीक है? अब ये देखो ये क्या होगा, इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटे, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कांट बी नेगेटिव। इसलिए मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ को ही तो शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड किसको शो कर रहा है? उसकी लेंथ को ही तो शो कर रहा है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर? क्या आप 0 को ऐड कर सकते हो एक नल वेक्टर में? अब देखो इसका आंसर ना इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। नल वेक्टर ये क्या कह रहा है अपने अंदर? ये कह रहा है कि मैं एक वेक्टर हूं। क्या कह रहा है? मैं एक वेक्टर हूं। और जीरो क्या है? जीरो तो एक नंबर है खाली। जीरो क्या है जल्दी बताओ? जीरो एक स्केलर नंबर है। क्या नंबर है? एक स्केलर नंबर है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर। हम नहीं ऐड कर सकते, क्यों? बिकॉज जीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी। जीरो जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या स्केलर नंबर है। क्या कह लो आप इसको कि जीरो जो है वो एक स्केलर नंबर है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी बनती है। एंड नल वेक्टर, लाइट भी आ गई हमारी दोबारा, ठीक है? इतनी लाइट जा रही है कि आप लोगों की सोच है। एंड नल वेक्टर इज अ जीरो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और नल वेक्टर जो है वो क्या आ रही है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। स्केलर एंड अ वेक्टर कैन नॉट बी एडेड इनटू वन अनदर। तो एक स्केलर और एक वेक्टर को हम कभी भी आपस में ऐड नहीं कर सकते। देखो बेटा, चीज़ों को ऐड करने के लिए ना उनका एक जैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हो, एक स्केलर को स्केलर में ऐड कर सकते हो, लेकिन आप एक स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है? इनटू वन अनदर, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। क्योंकि दोनों क्या है? एक स्केलर को आप वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है बच्चों? ये देखो ये सारा कंप्लीट हो गया। ये मत सोचिएगा कि कितनी बड़ी क्लास आ रही है, आपने ये देखना है कि हम इसको सीख रहे हैं और इसके जरिए हमारी कामयाबी हासिल हो रही है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड जो है वो अनइक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि ये आपका ए वेक्टर आ रहा है और मैंने आपसे कहा कि ये बी वेक्टर आ रहा है, ठीक है? अब मैंने आपसे कहा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो समझो 5 आ रहा है और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 6 आ रहा है, ठीक है? क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो कोई भी नंबर होता है, ठीक है? आप दिमाग में बिठा लो कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो कोई भी नंबर होता है, ठीक है? कैन देयर सम बी जीरो? क्या इन दोनों का सम कहते हैं प्लस करने को? देखो ये एक वेक्टर आ रहा है, इसका अलग मैग्नीट्यूड है, इसका अलग मैग्नीट्यूड है, क्या इन दोनों को प्लस करने से जीरो हो जाएगा? मुझे खुद बताओ। क्या देखो, खुद देखो ना, अपने दिमाग को खुद इंटरप्रेट किया करो ना। इफ टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन देयर सम कैन नेवर बी जीरो। भाई सम करने से तो कैसे हो सकता है? सम करने से थोड़ी ना वो जीरो बन जाएंगे, वो तो उल्टा ज्यादा बड़ी अमाउंट बन जाएगी। वेयर एज इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो क्या, पहले बात को समझो जरा। इफ टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अगर उनका आपस में मैग्नीट्यूड जो है वो अनइक्वल है, देन देयर सम कैन नेवर बी जीरो। तो उनका सम जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जबकि वेयर एज का मतलब है जबकि इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये आपको अनइक्वल का बोला था, आप उसकी ऑपोजिट कहानी कर दो। मतलब वो आपसे सवाल में कुछ और कर रहे हैं, आप उसको को नहीं, मैं तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? तो आप क्या करो, आप उसको अनइक्वल की जगह कह दो, भाई मैं तो तुम्हें इक्वल के बारे में बताऊंगा। इक्वल मैग्नीट्यूड अगर होगा और एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जरा गौर से देखो, इधर मैं समझा दूं। अगर ये ए वेक्टर आ रहा है, इसका आ रहा है 5 और ये बी वेक्टर आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है? इक्वल 5, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, 5 और 5। अब अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे ना, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है वो इधर को जा रहा है, बी वेक्टर जो है वो इधर को जा रहा है, तो ये 5 है और ये कितना आ रहा है? 5 है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 5 - 5 जीरो हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? 5 - 5 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर उनके मैग्नीट्यूड को आपने जीरो करना है तो आप उनको क्या करो, उनको इक्वल मैग्नीट्यूड दो। ये देखो मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड दे दिया। इक्वल मैग्नीट्यूड देने के बाद एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कराओ। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड होंगे, ठीक है? समझ आ रही है बात? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएंगे? देन देयर सम विल बी इक्वल टू जीरो। उनका सम जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रही हूँ मेरे बच्चों, ठीक है? अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू जीरो। ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, ये A1 है और A2 है, इन दोनों को मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट जो लिया वो जीरो के बराबर आ रहा है। कह रहे हैं आप बताओ डिफरेंट कंडीशंस बताओ कि कब कब होगा ऐसे। तो कंडीशंस क्या आ रही है, जरा गौर से देखो। द प्रोडक्ट A1 मल्टीप्लाई बाय A2, A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू जीरो। जैसे मर्जी पढ़ लो भाई, आपकी अपनी आपके आपने आपने अपने सब्जेक्ट को ग्रिप डालना है, आप इसको जैसे मर्जी पढ़ लो, ठीक है? A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू जीरो कब होगा? नंबर 1 पे, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल। जब वेक्टर्स क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। देखो बेटा मेरी बात सुन लो पहले जरा। जब दो वेक्टर्स, अब पैरेलल क्या होते हैं यहाँ पे देखो, अब पता चले कि आपको ये भी ना पता हो कि अभी पैरेलल क्या होते हैं, तो जरा गौर से देख लो, क्योंकि ये वीडियो फिर आपको आगे भी हेल्प होगी। अगर ये एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और
दूसरा वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल का मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में कभी टकराएंगे नहीं बेटा, एक साथ चलते रहेंगे। ये एक जा रहा है, आपके सामने मैंने बना दिया, ये एक वेक्टर जा रहा है, ये एक वेक्टर जा रहा है, ये आपस में क्या है, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और एंटी पैरेलल कब होंगे, जरा गौर से देखो, अगर ये एक ऐसे जा रहा है वेक्टर और इसी के साथ मैं ऐसे कराऊंगी कि ये ऐसे जा रहा है दूसरा वेक्टर, ठीक है, तो ये क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। मतलब ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों भी आपस में कभी जिंदगी भर नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्यों, ये वाला वेक्टर जो है वो इधर को जा रहा है, ये वाला वेक्टर इधर को जा रहा है, इन दोनों ने कैसे मिलना है, ये तो आगे चलता जाएगा और ये भी आगे चलता जाएगा। उसी तरह ये जो दो वेक्टर्स जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ये भी क्या है, ये आपस में पैरेलल है, लेकिन ये दोनों क्या आपस में एंटी पैरेलल है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, ठीक है। तो देखो जब दो चीजें आपस में पैरेलल होती है ना, तो उनके दरमियान में 0 डिग्री एंगल होता है। कितना एंगल होता है, जल्दी बताओ कितना एंगल होता है, अभी याद कर लो। जब दो चीजें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनके दरमियान में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। उनके दरमियान में कुछ है ही नहीं, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों ने ग्रिप डालनी है ना कंसेप्ट की, चीजें आपको अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेंगी, लेकिन आप अगर वीडियो को देखते रहोगे ना रात तक भी आप, तो ये तैयारी आपकी हो जानी है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। ये देखो 0 डिग्री आ गया जब दो चीजें क्या होंगी, दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल होंगे, जरा गौर से देखो, ये मैं एंटी पैरेलल ना जानबूझ के ऐसे बना रही हूँ कि ये एक वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये देखो ये पूरा एंगल कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 180 डिग्री का। कितना एंगल हो गया, बोलो, ये हो गया 180 डिग्री का। तो जो एंटी पैरेलल होते हैं ना, उनके दरमियान में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, अगर वो एंटी पैरेलल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे 180 डिग्री का एंगल होगा। अगर वो पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इफ ये पहली कंडीशन तो ये आ गई कि A1 क्रॉस A2 आपने 0 के बराबर लेना है। तो इसको हासिल करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि वेक्टर्स को पैरेलल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वेक्टर को आपस में एंटी पैरेलल होना चाहिए, यानी उनके दरमियान में एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। देखो बेटा, मैं बड़ी अच्छी मैथ फिजिक्स आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, मेरी बात याद रखिएगा। और नंबर 3 पे क्या रहा है, इफ वन ऑफ द वेक्टर्स A1 एंड A2 इज अ नल वेक्टर, या इनमें से इसमें से या इसमें से एक को नल वेक्टर कर दो। तो नल वेक्टर तो मैंने आपको बताया था, नल वेक्टर होता है 0 वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो अगर A1 का 0 मैग्नीट्यूड कर दोगे तो 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, या अगर A2 को 0 लेते हो तो इससे जब A1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो अपनी अकल यूज करनी है थोड़ी सी, कि या तो पैरेलल होंगे वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल होंगे, या फिर क्या होगा, इफ वन ऑफ द वेक्टर्स A1 एंड A2 इज अ नल वेक्टर, कि दोनों में से जो एक वेक्टर होगा, A1 और A2 में से एक वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो एक नल वेक्टर होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। डन हो गया। अब आगे की तरफ चलो, क्या आ रहा है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ रहा है पेज नंबर 8 के बाद मैं आपके पास जा रही हूँ पेज नंबर 9 के पास, ठीक है। अब जरा मुझे प्लीज यहाँ से उठा लेने दीजिए पेपर, क्योंकि जो है ना लाइट गई थी तो सारा वो सिस्टम उसी तरह से, बस फैन भी ऑन करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, ठीक है। ये देखो अब नंबर 9 क्या आ रहा है, नंबर 9 हमारे पास ये आ रहा है नंबर 8। देखो, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। अगर एक जगह पे उसका एक्शन ऑफ वेट जो है वो एक्ट कर रहा है, तो क्या वो बॉडी जो है वो रोटेट कर सकती है अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। देखो बेटा, अब देखो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, लेकिन इसको इतना डेप्थ में ले जाने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ इसको समझो, हल्का ऊपर ऊपर से समझो। द बॉडी कांट रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे उस बॉडी का पूरा जो वेट है ना वो एक्ट करता है कि यहीं से अपीयर हो रहा है, ठीक है। द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। द बॉडी कांट रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, बिकॉज इन दिस केस द लाइन ऑफ एक्शन दैट इज वेट ऑफ द बॉडी इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि देखो इसी क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, द लाइन ऑफ एक्शन दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, जो वेट ऑफ द बॉडी है वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजरेगा, और उसका क्या हो जाएगा, मोमेंट आर्म जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा। अब देखो रोटेशन के लिए बॉडी रोटेट कर रही है, तो रोटेशन के लिए तो टॉर्क होनी चाहिए ना। टॉर्क देखो आप कैसे लिखते हो फिजिक्स में, ये अली मदा जो लिखते हो, अली मदा बराबर होती है आपके किसके, ये देखो मोमेंट आर्म को हम आर से शो करते हैं, मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ठीक है। फोर्स इनटू मोमेंट आर्म जो होता है वो किसका होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है। अगर शॉर्ट डेफिनेशन में आ जाए तो तब भी आपको याद होना चाहिए, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म का मतलब फासला है आपका, ठीक है। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, ठीक है। तो रोटेशन जब भी आएगी ना तो आपने टॉर्क की बात करनी है, ठीक है, क्योंकि टॉर्क जो होती है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। जैसे आपने दरवाजा खोला ना, जैसे दरवाजे के नॉब्स होते हैं, आपने उसको गोल घुमा के खोला ना, तो ये क्या आपने टॉर्क प्रोड्यूस की है, ठीक है। ये जो फोर्स प्रोड्यूस की है ये आपने टॉर्क प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका वेट गुजरेगा तो उसका मोमेंट आर्म जो होगा, यानी आर की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे 0 पुट करो, 0 मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ये देखो, तो फिर टॉर्क होगी। क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगी, टॉर्क का मतलब रोटेशन प्रोड्यूस होगी। टॉर्क का मतलब क्या आ रहा है, मैंने आपको बताया रोटेशन प्रोड्यूस करना। रोटेशन प्रोड्यूस करने को क्या कहते हैं, टॉर्क। तो जब मोमेंट आर्म ही 0 आ रहा है आपका, ठीक है भाई, वो बॉडी का जो वेट है वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजर रहा है, उसका कोई फासला ही नहीं है, वो उसी जगह से गुजर रहा है। हालांकि उसका
सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ फासले से गुजरना चाहिए था ना, अगर आप मोमेंट आर्म की कोई वैल्यू लेकर आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि उसका जो वेट है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रहा है, ठीक है, कोई फासला ही नहीं है इन दोनों के दरमियान में, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट ऑफ द बॉडी के दरमियान में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय एफ, ये 0 हो जाएगी, यानी कि टॉर्क कोई प्रोड्यूस नहीं होगी, टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है आप लोगों की। और ये क्या हो जाएगा जनाब, कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया द बॉडी कांट रोटेट, द बॉडी कांट रोटेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाओ, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये अब देखो, ये आपको एक वेक्टर दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। ये वेक्टर आपको दिया हुआ है बेटा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने घबराना नहीं है, क्यों, ये देखो ये वेक्टर की वैल्यू दे दी, आपने फौरन पहचानना है कि ये 2y क्या है, ये आपका x है, ये -1j, ये -1j है, ये क्या आपका ये y है, और +2k क्या आपका, ये क्या आ रहा है आपका z आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर आ रहा है, ये इसके 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, पहला वाला कंपोनेंट x है, दूसरा वाला कंपोनेंट क्या है y है, तीसरा वाला कंपोनेंट क्या है z है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। द यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज, सबसे पहले तो आप क्या करो, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन निकालो, पीछे मैंने आपको कराई थी, यानी कि आप यहाँ से दोबारा डिवाइस कर लो मेरे साथ। ये देखो ये वेक्टर होता है, वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के जरिए और उसके किसके जरिए, डायरेक्शन के जरिए, डायरेक्शन के लिए ये यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है। तो यूनिट वेक्टर की कैसे निकालनी है आपने, ये देखो ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये यूनिट वेक्टर को अकेला कर दिया और इसको मैग्नीट्यूड को कहा कि जाके नीचे डिवाइड हो जाओ, जब उसके नीचे जाके डिवाइड हुआ तो ये बन गई कि नहीं बन गई, तो मैंने ये यहीं से तो बनाई है। बेसिकली ये वेक्टर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, सिर्फ वेक्टर की डेफिनेशन मुंह से बोलना ये जरूरी नहीं होता कि वेक्टर इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको मैथमेटिकल ऐसे लिखते हैं, यानी वेक्टर की जो मैथमेटिकल होता है ना, ये ऐसे लिखते हैं फिजिक्स में कि अ वेक्टर इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन के जरिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल ली है। अब जब मैंने यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाली है यहाँ से, तो मैं इस पर पुट कर दूंगी, सिंपल सी बात, इतनी आसान सी बात है, पूरे चैप्टर में एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, और हम जो है ना बेवकूफ़ों की तरह ये कहते हैं बड़ी मुश्किल है फिजिक्स, बड़ी मुश्किल है, ऐसी ही तैसी इस फिजिक्स की कोई मुश्किल भी नहीं है फिजिक्स, ठीक है। ये देखो ये यूनिट वेक्टर आया, ये पिछला वाला मैंने दोबारा आपके सामने इक्वेशन लिख लिया, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। ए वेक्टर की क्या वैल्यू आ रही थी, जल्दी से बताओ मुझे। ए वेक्टर की वैल्यू तो आपके पास ये वाली आ रही है जो भी आपको दी है, ये वैल्यू आ रही है आपकी ए वेक्टर की जो क्वेश्चन में दी हुई है, ये आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे लगा दो, ये आपका ए वेक्टर की वैल्यू है, तो मैं यही यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ बच्चों। ये देखो मुझे यहाँ देखना पड़ेगा, ऊपर से शेडो भी आ रहा है लाइट का। ये देखो ये क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये ए वेक्टर की वैल्यू पुट की, नीचे क्या करना है उसका मैग्नीट्यूड, देखो इसका मैग्नीट्यूड मैंने पुट करना है, और मैग्नीट्यूड में मैंने आपको बताया था ना कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ नंबर पुट करना। देखो एक्स वाले का नंबर क्या आ रहा है, कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 का होल स्क्वायर कर दूंगी मैं। पीछे मैंने आपको कराया था ना, मैंने अभी आपको क्या कराया था पीछे मैग्नीट्यूड वाला, जरा मुझे बताना, पीछे जो अभी क्वेश्चन कराया था वहाँ पे मैंने आपसे कहा था ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जी का स्क्वायर, और पूरे का क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, ये वही तो बात आ रही है। तो देखो ये क्या करेंगे, यानी बेसिकली आप ये समझो कि जब भी किसी चीज का, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो का नंबर आ रहा है ना उसके साइन के साथ, ये देखो इसका साइन आ रहा है +2, तो ये मैंने क्या लगाया यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर लगाया नीचे, ठीक है। ये क्या आ रहा है -1j, ये क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे -j को गौर से देखो कि ये इसका मतलब आ रहा है इसका मतलब आ रहा है -1j, ठीक है। ये देखो 1j आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर कर दिया, जो भी इसका नंबर आ रहा है वही इसका मैग्नीट्यूड है, और साइन भी उसके साथ ही आएगा, दिमाग में बिठा लो। साइन क्या आएगा, मैं क्यों यहाँ पे रहूँ, मैं तो इसके साथ ही जाऊंगा। अब +2 आ रहा है, +2 को भी यहाँ पे, इसका +2 आ रहा है, +2 को भी यहाँ पे लगा दिया, तो देखो 2 to the 4 आ गया। -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, माइनस प्लस, और 1 1 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया, +2 to the 4 आ गया, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, और 8 + 1 9 आ गया। ऊपर वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, ऊपर वाले को तो बेचारे को कहो कि जी आप आके बैठ जाओ, आप तो हमारे मेहमान हो, ठीक है। और नीचे वाले को क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल देनी है। 9 को जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे, कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो 3 आ जाएगा, वैसे भी हर बच्चे को पता है कि 3 सीधा 9 होता है, तो 9 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट आ रहा है इसका, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कैन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। क्या डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। कैन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। देखो बेटा मैंने ये जो 10 सवाल आपके बनाए हैं ना, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं, उसके चैप्टर के अंदर के सारे सवाल कवर कर रहे हैं। आप इसके बाद बिल्कुल मुतमईन हो जाए, इसके अलावा पेपर नहीं बन के आना शॉर्ट आंसर का यहाँ से, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 फुल कवरेज की है मैंने आप लोगों की, ठीक है। ये देखो कैन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। वो कह रहे हैं कि क्या डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, क्या वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, अगर हम उनके मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सवाल को समझें, क्या बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने से, यानी कि जो दो नंबर का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है क्या वो उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। ये देखो द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कह लो ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, किसका आ रहा है, पैरेलल वेक्टर्स का दिमाग में बिठा लो, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब उन्होंने आपको ये बात बोली तो आपने ये कहना है कि हाँ जी होता है, किसका होता है, सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स का। और पैरेलल वेक्टर्स मैंने आपको पहले बता दिया, पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, देखो जो ऐसे ये जा रहा है तो ये भी ऐसे जाएगा, इन
दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये पैरेलल वेक्टर्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स का जो होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। अब यहाँ पे सिंपली फॉर्म में बता दो कि अगर वेक्टर ए और बी जो आ रहे हैं वो दो एक पैरेलल वेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज द एंगल बिटवीन देम इज 0। तो क्या नई बात कोई हुई है, क्या नई बात हुई है, कोई बताओ। तो एंगल कितना आएगा उनके दरमियान में, 0 डिग्री आएगा। तो ये देखो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये मैंने थीटा लिखा है, इसके ऊपर ये 0 0 नहीं लिखा, ये डिग्री मैं नीचे लिखूंगी बाद में, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला आ रहा है डॉट प्रोडक्ट का। तो आप क्या करोगे, ए डॉट बी वैसे लिखा, ए बी को भी वैसे लिखा, तो कॉस थीटा की जगह पे कॉस 0 लगा दोगे, क्योंकि 0 डिग्री जो आ रहा है एंगल। तो ये देखो कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो समझ आ रही है बात, बिकॉज कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 के बराबर होता है। देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस 0 जो होता है वो 1 के बराबर। जब ये 1 के बराबर होगा, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ जाएगा। तो देखो क्या आप क्या सीखा आपने कि दो जो वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करने के बराबर होता है। ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, तो दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे आपस में। तो यही तो आपका क्वेश्चन आ रहा था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये ए और बी मैग्नीट्यूड को ही शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपकी चैप्टर नंबर 2 की कहानी कंप्लीट हो गई है। कितने मिनट में, 44 में। अब जरा मैं थोड़ी सी स्पीड भी पकड़ूंगी, ठीक है। और स्पीड पकड़ के ना मैं वो क्या करने लगी हूँ, देखिए चैप्टर नंबर 3 देखें, मोशन एंड फोर्स का आपका चैप्टर आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड, इसमें देखो मैंने 15 क्वेश्चन बनाए और 15 क्वेश्चन में आपकी बड़ी प्यारी कवरेज हो रही है बच्चों, बड़ी प्यारी कवरेज हो रही है। मैं आपको बता दूं, तहम्मुल से करें, आपका फायदा है इसके अंदर। किसी इस चक्कर में ना रहे कि ये वाला गैस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ना आया खुदा ना खास्ता पंजाब के किसी बोर्ड में, तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा से डिसअपॉइंटमेंट होगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे शाइनिंग स्टार जो है वो किसी भी लम्हे डिसअपॉइंट हो, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। अब क्या फर्क है, डिफरेंस बताना है यूनिफॉर्म में और वेरिएबल वेलोसिटी में, ठीक है। डिफाइन एक्सीलरेशन को डिफाइन करना है, गिव एसआई यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। फिर आपने एसआई यूनिट्स का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल की जो यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके आपने बताने किसके वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के। सो इजी, देखो अब गौर से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहे हैं इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ पहले। सेम, जो स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, यूनिफॉर्म सेम होता था, तो ये सेम आ रही है क्या, इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा पहले मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो, यहाँ पे छोटी सी मेरी बात सुन लो, मुझे पेज को ना इसको वो करने दो ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझाऊं, ठीक है। और जो है ना, ये देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है कि आपके पास आ रहा है वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, और ये किसके बराबर होती है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। यानी डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को उसके टाइम से डिवाइड करना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरे बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जरा गौर से समझो जरा, ठीक है। इसका वेलोसिटी का स्केलर भाई कौन होता है, इसका एक स्केलर बाजी है, वो कौन है, वो है हमारे पास स्पीड। कौन है इसकी स्केलर, स्पीड है। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। किसके बराबर होती है, जल्दी बताओ, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्यों, क्योंकि अगर एक स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डिस्टेंस जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ आ रही है बात। तो स्केलर क्वांटिटी कहती है मेरे यहाँ पे न्यूमिनेटर में एक स्केलर चीज बैठी हो, वेक्टर क्वांटिटी कहती है मेरे न्यूमिनेटर में एक क्या बैठा हो, वेक्टर चीज बैठी हो। जबकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ आ रही है बात आपको, यहाँ पे अपने क्लियर कर लें अपने कंसेप्ट को बिल्कुल, ठीक है। वेलोसिटी जो आ रही है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, स्पीड जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। ये क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि ये क्या आ रहा है, ये एक वेक्टर है और ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। समझ आ रही है बात की। अब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, यहाँ पे देखिए जरा क्या आ रहा है, इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है, तो जब सेम है तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसकी डेफिनेशन बता दी आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है, चेंज क्यों होगा। यूनिफॉर्म सारे बच्चे एक ही जैसा पहन के जाते हैं स्कूल में, तो क्यों चेंज होगा भाई, फिक्स होगा, फिक्स यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट का वर्ड यूज करोगे। और वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाली। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज होने वाली। इन वेरिएबल वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कांस्टेंट। तो सेम वही चीज आपने यहाँ पे लिखनी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कांस्टेंट लिख देना। कहानी कंप्लीट होगी, आगे की तरफ चलो। जरा स्पीड भी पकड़नी है मेरे बच्चों ने मेरे साथ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये देखो सारे स्क्रीनशॉट भी लेते जाना यहाँ पे। वैसे मैं ना कोशिश करूंगी इसको फौरन ही अभी ना व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ भेज दूं मैं इसका पूरा, ठीक है। ये देखो ये क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ देखो जरा गौर से, यहाँ गौर से देखो, मैं समझाने जा रही हूँ आपको। ये मैंने वेलोसिटी का बता दिया, स्पीड का आपको बता दिया, ठीक है।
अब मैं आपसे कह रही हूँ कि एक्सीलरेशन एक और बाजी आ रही है हमारे पास फिजिक्स में, ठीक है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या मतलब होता है? जैसे मैं अभी इस टाइम आपकी एग्जाम इसकी फिजिक्स की तैयारी को आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है, एक्सीलरेट कर रही हूँ, ठीक है। एक्सीलरेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को इसके न्यूमिनेटर में बिठाना है, इसको नीचे डिवाइडेड बाय क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है बेटे। तो एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला होता है, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन भी कर लो, फार्मूला भी समझ लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट के लिए मैंने आपको बताया जब भी किसी चीज को टाइम से डिवाइड करें तो उसका मतलब होता है रेट निकालना। क्या निकालना? उसका रेट निकालना, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड करें तो एक्सीलरेशन आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया। तो यही डेफिनेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। इसके साथ छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो यहाँ पे थोड़ा सा, कि वेलोसिटी जो आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम मैंने यहाँ लिखना था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं हम किस में, मीटर में, और टाइम को लेते हैं सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, यानी कि एक डिस्टेंस आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मतलब दोनों का मतलब होता है फासला। क्या मतलब होता है बेटे? दोनों का मतलब क्या होता है? फासला। तो फासले को हमेशा हम मीटर में, ऐसा यूनिट है इसका, कौन सा यूनिट है इसका? ऐसा यूनिट। जबकि आपका फासला नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी शहर से हमारे कैपिटल शहर इस्लामाबाद में जा रहे हो तो आप किस में लेते हो? किलोमीटर में। मैंने इतने किलोमीटर का फासला तय कर लिया क्योंकि वो बड़ा यूनिट है बेटे। तो मैं आपसे यहाँ पे ऐसा यूनिट की बात कर रही हूँ। सिस्टम इंटरनेशनल में जो है ना, जिसका जो यूनिट है फासले का, वो क्या आ रहा है? मीटर आ रहा है। किसी भी लेंथ का जो यूनिट आ रहा है वो मीटर आ रहा है। तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ गया। डिस्टेंस को भी हम इसी में लेते हैं, मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन होता है ये वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वेलोसिटी के लिए मैं इसका यूनिट क्या लगाऊंगी? ऊपर मीटर पर सेकंड लगाया, ओवर टाइम का भी नीचे सेकंड आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? ये जो सेकंड है यहाँ के नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। मैंने क्या किया है, वेलोसिटी का यूनिट लगाया, जो मैंने ऊपर से निकाला था मीटर पर सेकंड, मैंने यहाँ पे लिखा, और नीचे टाइम का यूनिट क्या आ रहा था? सेकंड आ रहा था। तो मैंने क्या कर दिया जनाब, ये सेकंड जो था ये इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि ये देखो ना, न्यूमिनेटर के यहाँ पे बैठा हुआ था, तो ये आके नीचे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो बेचारा ऊपर शहंशाहों की तरह बैठेगा, लेकिन ये जो आएगा नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोगों ने सिर्फ इतना दिमाग में बिठाना है कि जो वेलोसिटी और स्पीड का आ रहा था ना, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, वो एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा? वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्क आ रहा है कि एक्सीलरेशन में यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी आगे होना है बेटे, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा हल्का सा जो है ना अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे यूनिट बता देना है, ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, ऐसे यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है, डन। अब आगे की तरफ चलो। कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट? क्या वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की जो होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में आ सकती है अगर उसका एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो? कांस्टेंट का मतलब है फिक्स है। कांस्टेंट का क्या मतलब है? फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा। अगर एक्सीलरेशन फिक्स है, क्वेश्चन को समझो, अगर एक्सीलरेशन फिक्स है तो क्या वेलोसिटी को आप रिवर्स कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की? ठीक है, गिव एन एग्जांपल। यस, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये देखो, ये आपके सामने पेन है, ठीक है, ये पेन मैंने ऊपर फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाके पता है क्या हुआ है? मैक्सिमम हाइट पे जाके ये एक, चाहे आप ये कह लो कि हल्के से सेकंड के लिए रुका है, और रुकने के बाद ना वापस नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी आई है, ठीक है। यस, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट पे, ये मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे गया था, अपनी हाईएस्ट पीक पे गया था, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज रिवर्स। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन वापस नीचे की तरफ आ गई जब इसने हाईएस्ट पॉइंट को छू लिया या हाईएस्ट पॉइंट को अचीव कर लिया, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वापस रिवर्स हो जाएगी, वो जमीन की तरफ आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है ना उसको। तो क्या होगा? बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन रिमेंस कांस्टेंट। लेकिन जिस ग्रेविटी जो उसको खींच रही है उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है। ये देखो, आपको पता है कि किसकी वैल्यू है? ये स्मॉल जी की वैल्यू है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू हम किसके बराबर लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी किताब में दर्ज है कि आपने इसकी वैल्यू 9.8 लेनी होती है। वैसे आप इसको 10 भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने 9.8 ही लेनी है, ठीक है। जहां पे 10 इसकी वैल्यू 10 के बराबर दर्ज होगी तो आपने वो 10 ही लेनी होती है, अदरवाइज आप इसको वैसे ही याद रखो कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है, ठीक है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन रिमेंस 9.8, यानी बेशक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी वापस हो रही है, लेकिन उसकी क्या हो रहा है? उसकी जो वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो तो फिक्स रह रही है, क्योंकि वो जमीन के अंदर है। अगर जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी जी की, लेकिन वो तो ऐसा हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो विच इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ कार। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहे हैं? ऐसे हालात बताएं। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस का मतलब ऐसी कंडीशंस बताएं, ऐसे हालात बताएं, इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन a ऑफ अ कार, जिसमें वेलोसिटी v जो आ रही है और एक्सीलरेशन a ऑफ अ कार जो आ रहा है वो क्या आ रहा है जनाब? 12 के बाद क्या आ रहा है? ओके, सही है, 12 ये हो गया। वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ कार, रुक जाओ मुझे यहाँ पे देखने दो, क्योंकि जो है ना, हाँ जी, अब ये देखो ये क्या आ रहा है। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ कार आर पैरेलल। यहाँ से ऐसे देखो ना इसको, ये ऐसे करके देखो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि ऐसे हालात बताएं, ऐसी कंडीशन बताएं जिसमें वेलोसिटी v और एक्सीलरेशन ऑफ a ऑफ अ कार जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? पहले पैरेलल शो करना है, फिर उनको एंटी पैरेलल शो करना है। किसको? वेलोसिटी को और एक्सीलरेशन को। मैंने आपको इसलिए तो अभी डिटेल में इन दोनों का बताया है, फार्मूला भी, इनका यूनिट भी, सब कुछ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के साथ ही हमने पूरे चैप्टर में डील करना है, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो आएंगे वो
पैरेलल आ रहे हैं, वो फिर क्या आ रहे हैं, एंटी पैरेलल आ रहे हैं, फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे आ रहे हैं एक दूसरे के, आपने शो करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आ गई, इसके बाद आगे भी और आनी थी, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो मैं क्वेश्चन में नीचे शो कर दूंगी आपको, ठीक है। ये देखो, अब पहला वाला आ रहा है पैरेलल। क्या चीज़ पैरेलल हो रही है बताओ? व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। किसको पैरेलल शो करना है जल्दी बताओ? वेलोसिटी को और एक्सीलरेशन को, ठीक है, ये शो करना है। इन दोनों के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में बात हो रही है। बताओ ये दोनों आपस में पैरेलल कब होंगे? ये देखो, व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये देखो ये गाड़ी है, ये जो पेन है ना समझो ये गाड़ी है, ठीक है, ये लंबी सी गाड़ी है, एक ट्रेन है समझो, जो भी है, ठीक है, ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है ना स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इट्स एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो ये जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इसका एक्सीलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, दोनों चीजें इसकी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब एंटी पैरेलल क्या होगा? एंटी पैरेलल क्या होगा यहाँ पे देखो जरा, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड देन द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ कार आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जब आप ब्रेक्स लगा दोगे, एकदम आपने ब्रेक लगा दी, देखो आप में से बहुत सारे मोटरसाइकिल भी चलाते होगे, गाड़ी भी चलाते होगे, सब कुछ करते होगे, गर्ल्स भी और मेरे बॉयज भी, मेरे शाइनिंग स्टार्स, ठीक है। तो क्या होगा जनाब? व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ कार आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो जब जैसे ही आप ब्रेक्स लगाते हो ना तो उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो होता है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, समझ आ रही है बात? ब्रेक लगाई लेकिन गाड़ी की वेलोसिटी कम हुई है, क्योंकि आपकी पहले कितनी जा रही थी, आप फॉर एग्जांपल मैं इसको छोटी सी बात समझाती हूँ, आप 40 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे थे, ठीक है, अपने बाइक की बात कर लो, ठीक है, बॉयज जो है, ठीक है, जबकि गर्ल्स जो है 40 किलोमीटर तो नहीं ना, इतना तो नहीं होता, इससे ज्यादा ही हम चलाते हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये क्या होगा जनाब? एक्सीलरेशन जो आ रही है, इसका वेलोसिटी 440 थी, आपने फौरन ब्रेक लगाई तो 40 से कहाँ पे चली गई? आपकी वेलोसिटी रिड्यूस होकर किस पे आ गई है? फॉर एग्जांपल समझो 30 पे आ गई है, लेकिन एक्सीलरेशन तो ऐसा ऐसा रुकेगी ना बाइक, एकदम तो नहीं रुक जाएगी ना, ये तो नहीं होगा कि वहां पे जाके ऐसे, हाँ वो तब तो होता है जब आप वो इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो, तो क्या कहते हैं, एबीएस लगाते हो, ठीक है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड देन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ कार आर ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी जब ब्रेक्स लगाओगे। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल कैसे बन रहा होगा इनके दरमियान में? ये देखो, व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जब एक कार जो है ना वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, इसको बस आप ऐसे ही अभी याद कर लो, जबकि इसके पीछे अगर जो लॉजिक आ रहा है, अगर मेरे कोई ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो कि पोजीशन होल्डर भी हैं तो वो भी मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि आप लोग भी बेटा जो जितने भी एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज हैं जो भी हैं, ठीक है, जिनको आज तक कभी समझ नहीं आई, अगर मेरी ये सर्कुलर पाथ आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई गोल चक्कर है, मैं गोल चक्कर के ये मेरी गाड़ी आ रही है, ये मैं गाड़ी को चला रही हूँ ना, तो क्या होगा? इसका एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ आएगा, जबकि वेलोसिटी जो होगी ना वो सीधा जा रही होगी बिल्कुल। तो इन दोनों में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एंगल 90 डिग्री का होता है जब कोई कार सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए उसके एक्सीलरेशन जो होता है वो हमेशा टूवर्ड द सेंटर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उस गाड़ी को क्या रखती है? टूवर्ड द सेंटर रखती है, जबकि वेलोसिटी जो होती है वो बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में जा रही होती है। समझ आ रही है बात? तो दोनों में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। आज टीचर तुबा ने आपको फिजिक्स भी देखो कैसे पढ़ा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। यहाँ देखो ये बात आ गई है। अब इसके बाद क्या आएगा? अब इतनी डेप्थ में जाने के बाद आपने सिर्फ ये लिखना है, व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। डेप्थ मुझे आपको नॉलेज देना बहुत जरूरी था, एमसीक्यूज में आपको बड़ा हेल्प होने वाला है, आपको सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है? वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। ये एक केस आ रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो कब होगी? जब एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। द मोमेंट व्हेन द मूविंग कार कम्स टू रेस्ट, कह रहे हैं उस लम्हे जब आपकी मूविंग कार जो है जब रेस्ट में आएगी तो वेलोसिटी जो होगी वो उसकी जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सीलरेशन जो होगा वो जीरो नहीं होगा। एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, क्योंकि रेस्ट में आने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी ना बेटा, एकदम थोड़ी ना रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एक्सीलरेशन इज जीरो, अब एक्सीलरेशन जीरो आ रहा है बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं आ रही। ये कब होगा? व्हेन कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको तो अभी याद कर लो, इसकी डेप्थ में ना जाना अभी, ठीक है, वरना दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। व्हेन कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो जीरो नहीं होगी जब कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम वेलोसिटी से जब मूव करेगी तो उसका एक्सीलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो नहीं होगी। आप किसी ना किसी स्पीड पे जा रहे होगे, आपकी गाड़ी की कोई ना कोई स्पीड होगी, लेकिन जो एक्सीलरेशन होगा ना वो बिल्कुल ही जीरो रहेगा, क्योंकि आप कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, ठीक है। डन हो गया। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि मेरी क्लास आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको फिजिक्स से देखना इस क्लास के बाद जो है ना वो इंशाल्लाह ताला जो है ना मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको अपने हर सब्जेक्ट से प्यार हो, क्योंकि ये हमारा दीनी फरीजा है इल्म को हासिल करना, ठीक है। अब ये देखो क्या रहा है क्वेश्चन, डिफाइन इंपल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब इंपल्स को डिफाइन करना है और आपने ये बताना है कि इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम, इसका क्या ताल्लुक है लीनियर मोमेंटम के साथ, ठीक है। हाउ इट इज रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब इसका क्या रिश्ता है। इंपल्स इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या मतलब होता है प्रोडक्ट का? मल्टीप्लाई करना ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। अब पहले दिमाग में बिठा लो, इंपल्स आ रहा है, इंपल्स किसका है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करके, यहाँ देखो इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो यही बात तो मैंने ऊपर आपकी लिखी है इंग्लिश में। इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ये दोनों मैं मल्टीप्लाई तो कर रही हूँ, किसको? फोर्स को मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल को। टाइम इंटरवल का मतलब कोई भी टाइम जो आ रहा है आपका, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है? इंपल्स के बराबर होता है, ठीक है। समझ आ रही है बात?
फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर होता है? इम्पल्स के बराबर होता है। इम्पल्स को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये देखो डेल्टा पी को हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को क्या कहते हैं हम? इम्पल्स को हम किससे शो करते हैं? डेल्टा पी से। डेल्टा का मतलब होता है चेंज और पी का मतलब होता है मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो इम्पल्स होता है, ठीक है। फॉर विच द फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी। कह रहे हैं इम्पल्स, पहले डेफिनेशन याद कर लो। देखो ये फौरन आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? अच्छा, इसको आप ऐसे याद कर लो, फिट। कैसे याद करोगे? फिट। फिट कैसे आ रहा है जल्दी बताओ? फिट का मतलब आई से इम्पल्स आ रहा है। इम्पल्स जो है वो किसका प्रोडक्ट है? जब वो कहती है अपने आसपास, एक हाथ पे इसने टी को बिठाया हुआ है, एक हाथ पे इसमें एफ को बिठाया हुआ है, तो इम्पल्स किसका प्रोडक्ट है? फोर्स और टाइम का। किसका प्रोडक्ट है इम्पल्स? आई से मतलब इम्पल्स ले लो ना। फिट, फिट का मतलब बंदा बड़ा फिट है भाई, उसने अपने आपको बड़ा फिट रखा हुआ है। तो इम्पल्स कह रही है भाई मैं तब निकलूंगी जब फोर्स और टाइम को आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो ये देखो ये कोड आ गया आपके पास, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम आ रहा है, अब आपको भूलेगा नहीं है। अब इम्पल्स को हम डेल्टा पी से शो करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि बताएं डिफाइन इम्पल्स करें। डिफाइन तो कर लिया आपने, क्योंकि डेफिनेशन में आपने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देनी होती है बेटा, उसका फार्मूला देना होता है। एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। अब आपने ये शो करना है कि जो इम्पल्स आपने निकाली है इसका लीनियर मोमेंटम से क्या ताल्लुक है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन मोमेंटम होता है, रोटेशनल नहीं होता, ठीक है। लीनियर मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है बेटे? पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं छोटा सा, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? यहाँ देखो पहले, मोमेंटम को जो होता है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, मैंने पहले भी आपको समझाया, इसको हम पी से शो करते हैं, और ये होता है मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। किसके बराबर होता है? मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मैं जरा हल्का सा पॉज करके ना पानी भी पीती हूँ और दूसरा पेन भी उठाती हूँ। पेन ने ना चलना बंद कर दिया है, ठीक है बेटे। हल्का सा पॉज करके, मैं वीडियो एडिट नहीं करती कभी भी, मैं आपको पहले बता दूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जरूरत ही नहीं होती कि मैं जो ना एडिट करूँ। जो मैं हूँ बस रियल हूँ, जो पढ़ा रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो मुझे पानी पीने दो और नया पेन उठाने दो यहाँ से। ओके बेटा, ये देखिए मैंने पानी भी पी लिया, नया पेन भी ले लिया, और मैंने रफ के लिए ना आपका नया पेपर भी ले लिया, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए ये क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है। ये देखिए मोमेंटम आ रहा है पी। पी मैस इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे देखो, ये तो इसका क्या है फार्मूला है। मोमेंटम जो होता है वो वेलोसिटी और मैस का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। मोमेंटम जो होता है वो पी मैस और वेलोसिटी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद करोगे? कोई कोड रख लो इसका, ठीक है। कोई कोड रख लो। कैसे रखोगे? कैसे रखोगे कोड बताओ? वीपीएम कर लो इसको, वीपीएम, ठीक है। ये देखो ये आ रहा है, क्या आ रहा है? वीपीएम। वीपीएन तो आपको पता है, वीपीएन की जगह वीपीएम कर लो आप लोग, ठीक है। ये क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? मोमेंटम आ रहा है। मोमेंटम कहता है मैं वेलोसिटी और मैस का क्या हूँ? प्रोडक्ट हूँ। ये मोमेंटम, ये पी आ रहा है, पी का मतलब मोमेंटम है। मोमेंटम कहता है मैं वेलोसिटी और मैस का क्या हूँ? प्रोडक्ट हूँ। दोनों यानी वेलोसिटी और मैस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मैं मोमेंटम निकल आऊंगा। वीपीएन तो आपको पता है ना, जिसके जरिए हम गल्फ कंट्रीज में और सऊदीया में जो है ना अपना व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो वीपीएन की जगह मैंने आपको क्या दे दिया? कोड वीपीएम का कोड दे दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, यही बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्या करने जा रही हूँ जरा गौर से देखो यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में सेकंड लॉ ऑफ मोशन जल्दी बताओ क्या था? एफ इजिकल टू मा था ना, मैंने आपको बताया था, पहले पढ़ाया था। एफ इजिकल टू मा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ रहा है मैस इनटू एक्सीलरेशन। यानी फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है? मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन के बराबर होती है। आप मा याद रखो, ठीक है। अब ये देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम के लिए देखो कि आपने क्या करना है। देखो अब ये देखो कोई नई बात नहीं आ रही यहाँ पे। कह रहे सेकंड लॉ के ऑफ मोशन के जरिए हम मोमेंटम को कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा? मैं यहाँ से निकालूंगी, जो मैंने आपको इंपल्स ऊपर पढ़ाई है ना, मैं यहीं से आपकी वैल्यू निकालने जा रही हूँ। कैसे निकालने जा रही हूँ जरा गौर से देखो। ये आ रहा है डेल्टा पी। मैंने आपसे कहा था ना कि इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जो टाइम आ रहा है, टाइम को आके मैं इसके नीचे डिवाइड कर रही हूँ। इसी इक्वेशन में देखो मैंने फोर्स की वैल्यू निकालनी है। देखो मैंने फोर्स की वैल्यू यहाँ से, मैंने फोर्स की वैल्यू ये वाली वैल्यू ऐसे लगा दी, और ये टाइम को जाके नीचे डिवाइड कर दिया इंपल्स के नीचे, यानी इंपल्स को मैंने डेल्टा पी अपॉन टी लिख दिया। अब मैं इसको जरा इस इक्वेशन को मैं जरा सही करके लिख रही हूँ। कैसे? फोर्स पहले आ रहा था, देखो मैंने फोर्स यानी फोर्स यहाँ आ रहा है ना, मैं जरा इसको सही करके लिख रही हूँ। फोर्स को मैंने इधर लिखा एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन टी आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम देखो, अभी तो मैंने आपको बताया कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ। मोमेंटम होता है मैस इंटू वेलोसिटी के बराबर। किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको कोड भी दिया ना, तो ये देखो जब चेंज इन मोमेंटम आएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, जरा मुझे जल्दी से बताओ क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा कोड बना लेते हैं। ये देखो बेटा, ये जो वी एफ होती है ना, इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या मतलब होता है इसका? फाइनल वेलोसिटी, सबसे आखिरी वाली वेलोसिटी जो होती है। और जो वी आई होती है इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब स्टार्ट वाली वेलोसिटी, ठीक है। जो अभी जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की है तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेकिन अब चलने के बाद आप आधा घंटा आप ट्रैवल करके आए हो, जो आखिरी में जो आपने ब्रेक लगा दी है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? वो जीरो हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। जैसी ब्रेक से अप्लाई होंगी। लेकिन ये इसकी इस स्टेप में ना जाओ अभी, बस जो आखिरी वाली वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, और जो स्टार्ट वाली वेलोसिटी होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, देखो
देखो मैंने आपसे कहा कि P इज़ इक्वल टू mv के बराबर होता है, जो मैंने आपको VPN का कोड दिया था अभी। तो आपने क्या किया, आपने कहा ये चेंज इसका निकालते हैं डेल्टा P, तो इसका भी चेंज निकालेंगे ना, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, डेल्टा P इज़ इक्वल टू mvf माइनस mvi। बेटा ये आपको पता है कहाँ पे काम आना है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी काम आना है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। डेल्टा P आ रहा है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, m आ गया, v को हमने 2 में डिवाइड कर दिया। अब आप ये ना कहना कि m भी ऐसे आ रहा है, हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम चेंज निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। mvf का मतलब होता है मास को मल्टीप्लाई करो फाइनल वेलोसिटी के साथ, माइनस का साइन, मास को मल्टीप्लाई करो इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो mvf माइनस mvi आ रहा है, यही मैं यहाँ पे कोट करने जा रही हूँ डेल्टा P की वैल्यू। ये देखो ये मैंने एरो बनाया हुआ है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है मैं यहाँ पे कोट करने जा रही हूँ। क्या कोट कर रही हूँ, जरा गौर से देखो, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ, डेल्टा P पे मैंने लिखा mvf माइनस mvi अपॉन t आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आ रही है, ये देखो ये t, इस t को किक करो, इसको कहो कि जाके f से मल्टीप्लाई हो। तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने ये वाली इक्वेशन बना दी है कि मैंने mvf माइनस mvi को अकेला यहाँ बिठा दिया, t को कहा बेटा जी यहाँ से जाओ बाय बाय करो, वहाँ जाके f से मल्टीप्लाई हो, तो वहाँ जाके क्या बन गया, फिट, ft फिट हो गया, फिट इज इक्वल टू mvf माइनस mvi के बराबर आ गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो चेंज आ रहा था mvf माइनस mvi, यही तो आपका इम्पल्स था। ये देखो इम्पल्स नहीं था ये डेल्टा P, इम्पल्स यही तो होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अभी तो आपने किया कि mvf माइनस mvi के बराबर होता है, क्योंकि देखो ना मोमेंटम, ये बेटा ये तो आप अच्छी तरह याद कर लो इन चैप्टर्स के लिए कि मोमेंटम की वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी होती है और चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो mvf माइनस mvi होता है। तो ये देखो यही बात वो दोबारा घिसी पिटी दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि इम्पल्स जो होता है वो mvf माइनस mvi के बराबर होता है। तो आपने क्या कहना है, हैंस इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये देखो ये इम्पल्स की वैल्यू आ रही है, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, ये देखो आ नहीं रहा ऊपर, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, तो यही तो आपने निकाला है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये किसके बराबर आ रही है, ये लीनियर मोमेंटम के बराबर आ रही है बच्चों, ठीक है। ये लीनियर मोमेंटम आ रहा है आपका, ये जो आ रही है वैल्यू, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं वैसे इसका फौरन ही वीडियो के बाद ना आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे पूरे का पूरा ये भेज दूंगी, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाओ। क्या, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टेट करो, उसकी स्टेटमेंट दो। ये क्यों पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इसका लॉन्ग आपका तैयार हो जाएगा। पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, कह रहे हैं बताओ कि आइसोलेटेड सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खसूसियत है। एक्सप्लेन वाई अंडर सर्टन कंडीशंस, क्या खास कंडीशंस में द लॉ इज यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। कह रहे हैं कुछ खास कंडीशन में ये लॉ जो होता है वो यूजफुल होता है, जबकि सिस्टम जो होता है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि इससे आपका शॉर्ट भी रेडी हो रहा है, लॉन्ग भी रेडी हो रहा है और न्यूमेरिकल एमसीक्यूज भी रेडी हो रहे हैं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये किसकी आ रही है, ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ रहा है। क्या आ रही है ये बताओ, जल्दी से बताओ, ये स्टेटमेंट आ रही है क्या, कि उन्होंने क्या कहा है, स्टेट करो। हर लॉ की स्टेटमेंट होती है, इसलिए उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि स्टेट करो। ये स्टेटमेंट आ गई किसकी जनाब, किसकी आ गई, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट आ गई कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा बंद सिस्टम होता है जिसपे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। एक आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है, एक ऐसा बिल्कुल क्लोज सिस्टम होता है जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। आइसोलेट का मतलब होता है अकेले बैठना। क्या मतलब होता है, अकेला बैठना या तन्हाई में बैठना। जब कोई अकेला बैठा होता है ना, हम कहते हैं तुम इतने आइसोलेटेड क्यों हो, तुम्हें आइसोलेशन पसंद है, तुम्हें अकेले रहना पसंद है, ठीक है। तो ये देखो आइसोलेटेड का मतलब होता है एक ऐसा अकेला सिस्टम जिसपे कोई भी, जिसपे अकेला कह लो, तन्हाई में रहने वाला, ये बैठना लिखा है मैंने, बैठना, ठीक है। जिसपे क्या होगा, ऐसा सिस्टम जिसपे कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो उसका क्या होता है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसका सिस्टम जो होता है, उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या आ रही है बच्चों, इंपॉर्टेंस ये आ रही है कि रियल सिस्टम्स आर नॉट परफेक्टली आइसोलेटेड। जो रियल सिस्टम्स होते हैं ना हमारी लाइफ के, वो आइसोलेटेड नहीं होते, उसमें कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है, ठीक है। सिंस दे इन्वॉल्व फ्रिक्शनल इफेक्ट्स, उसमें फ्रिक्शनल इफेक्ट्स होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इफेक्ट कर रही होती है। अंडर सच कंडीशन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन सेम। तो रियल सिस्टम में कभी भी मोमेंटम जो होता है वो सेम नहीं रह सकता, यानी रियल सिस्टम में कभी भी मोमेंटम जो है वो फिक्स नहीं रह सकता, यानी कि रियल सिस्टम में कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अपना असर डाल रही होती है। ये और बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत छोटी होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब ये देखो, अब यूजफुलनेस, अब यही बात तो मैं अगले पार्ट में बताने जा रही हूँ कि इसका फायदा क्या है। क्या फायदा आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, कंडीशन द लॉ इज यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। ये देखो यूजफुलनेस ऑफ लॉ इवन इफ सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड। इन प्रैक्टिकल केसेस में द फ्रिक्शनल फोर्सेज जो होती हैं वो बहुत ही क्या होती हैं, वो बहुत ही स्मॉल होती हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्सेज क्या होती हैं बेटा, फ्रिक्शनल फोर्सेज बहुत ही ज्यादा आर सपोज टू बी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होती हैं एज कम्पेयर टू द म्यूचुअली इंटरेक्टिंग फोर्सेज। किन फोर्सेज के मुकाबले में, जो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रही होती हैं।
म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, एंड हैंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज फाउंड यूजफुल इन सच सिचुएशन। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो काफी यूजफुल होता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। अब आगे देखो, शो दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल की मूवमेंट, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को मूवमेंट किया, कह रहे हैं कि कितने एंगल पे की है जनाब, 45 डिग्री पे की है। 45 डिग्री पे इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ रहा है आपकी प्रोजेक्टाइल का, तो आपने ये बताना है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होगी वो मैक्सिमम होगी। इसकी रेंज का मतलब कितना जाके टच करेगा, ये मैक्सिमम। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रिटन एज, इसको पक्का पक्का याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें से लॉन्ग हर चीज आपको अभी चाहिए होगा। मेरे साथ कैसे याद करोगे, रेंज का मतलब आर, देखो रेंज निकाल रहे हैं कैपिटल आर से, वी आई का स्क्वायर, वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वी आई का स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, मेरे साथ अभी क्लास में याद कर लो, इसी वीडियो में याद कर लो। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन जी, दोबारा मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। जाहिर सी बात है तुम लोग यहाँ से उसको ऊपर की तरफ वो कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे, तो उसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी। तो मैंने पहले बता दिया था आप लोगों की जो शुरू वाली वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है ओवर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू आ रही है जो उस पर एक्ट कर रही है, और क्या आ रहा है, साइन 2 थीटा। क्या आ रही है वैल्यू, साइन 2 थीटा, इसको याद कर लिया आप लोगों ने। अब फॉर मैक्सिमम रेंज जो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ रही है इसको 1 पुट कर दो। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करोगे, इसकी वैल्यू को 1 पुट कर दो, यानी कि आपको कहना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे ये समझ लो कि साइन 2 थीटा की जगह 1 पुट करो। ये देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 पुट किया। अब इसी को आप सॉल्व करोगे कैसे, ये देखो गौर से, ये 2 थीटा अकेला इधर रह जाएगा, साइन वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, साइन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। देखो मेरे बेटा मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि 2 थीटा इधर ही रहेगा, साइन वहां जाके 1 ओवर साइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन जो था वो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर साइन हो गया, और यहाँ पे क्या बैठा है, ये ऊपर 1 बैठा हुआ है, ठीक है। ये जो 1 है ये यहाँ बैठा हुआ है, ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके नीचे डिवाइड हो गया। जब डिवाइड होगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऊपर आके क्या हो जाएगा, ऊपर लेकर आओगे तो -1 हो जाएगा, नीचे इसकी पावर 1 है पॉजिटिव, नीचे साइन की पावर कितनी है, 1 पॉजिटिव है। जब उसको ऊपर लेकर आओगे कि भाईजान नीचे क्यों बैठे हुए हो, ऊपर आके बैठो, तो जब ऊपर आके बैठेगा वो न्यूमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब आप कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, शिफ्ट दबा के साइन लिखेंगे, तो क्या आ जाएगी, शिफ्ट दबा के साइन जब पुट करेंगे, शिफ्ट पहले दबाएंगे फिर साइन दबाएंगे, तो साइन इनवर्स का साइन आ जाएगा, और फिर आप 1 लिखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या जरूरत है कैलकुलेटर पुट करने की, आप डायरेक्ट वैसे ही लिख लो 90 डिग्री, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री, क्या दिया हुआ है, एंगल तो 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद ये होना चाहिए कि यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, तो मैं आपको 2 नीचे डिवाइड करूंगा तो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे ही आप लोगों को समझाया कि न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करोगे तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, साइन शिफ्ट दबा के, साइन दबा के 1 दबाया, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 90 डिग्री की वैल्यू आ गई, और ये बेचारे यहाँ पे कौन है, 2 थीटा बैठे हुए हैं। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2 आके नीचे डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो 45 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर छुपा होता है, बस हम उसको जान नहीं पाते, हम उसको वाकई में जान नहीं पाते, ठीक है। ये 16 पेजेस आप लोग के यहाँ तक हो गए हैं। अब 16 पेजेस के साथ ही मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ 17 पेज की तरफ। ये देखो अब ये क्या आ रहा है, ये आपका 17 पेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अब ये क्या आ रहा है, मैं बेसिकली लाइट को छुपाना चाह रही हूँ, जो यहाँ से लाइट का शेड आता है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना आए इस वीडियो को लेके, ठीक है। ऐसे करो, एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड। कह रहे हैं किस पॉइंट पे या पॉइंट्स पे एक प्रोजेक्टाइल के पाथ में, पाथ का मतलब जो वो रास्ता इख्तियार कर रहा है, किस पॉइंट, या एक पॉइंट कह दो या ज़्यादा पॉइंट्स कह दो, किस पॉइंट पे या पॉइंट्स पे एक प्रोजेक्टाइल की जो है क्या है जनाब, क्या आती है, हैव इट्स मिनिमम स्पीड, उसकी स्पीड मिनिमम होती है पहली बात, और दूसरा क्या आता है, उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है। दोबारा समझो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, या कोई भी हो। कह रहे किस पॉइंट पे या पॉइंट्स पे किसकी प्रोजेक्टाइल के रास्ते में किस पॉइंट पे या पॉइंट्स पे उसकी स्पीड जो होती है वो मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट, देखो सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्यों, ये देखो प्रोजेक्टाइल आपने यहाँ से मूव किया, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ से आ रही थी, हॉरिजॉन्टली आपने इसको क्या किया, 45 डिग्री पे लगाया, 45 डिग्री पे आपने इसको क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका, और ये जाके ये मैक्सिमम हाइट पे गया, मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद नीचे की तरफ आया, तो ये मैक्सिमम इसकी हाइट होगी ना। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, एट द ट्रेजेक्ट्री का मतलब उसका पाथ होता है, ट्रेजेक्ट्री एट द ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, जो वो पाथ फॉलो करता है उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है। द प्रोजेक्टाइल हैज मिनिमम स्पीड, कह रहे हैं मैक्सिमम पे उसकी स्पीड मिनिमम होती है।
आई बात समझ? उल्टी कहानी है कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। देखो बेटा इसको ऐसे समझ लो कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर चुका होता है ना, ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने उसे हर चीज़ से नवाज़ दिया होता है, तो पता क्या होता है? वो सबसे ज़्यादा हम्बल इंसान होता है, उसकी कोई स्पीड नहीं होती लाइफ में। मेरी बात समझ रहे हो? वो सबसे ज़्यादा आजिज़ बंदा होता है, मिनिमम स्पीड होती है उसकी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आएगा, मिनिमम स्पीड आएगी एट द, जबकि अब मैं आप दूसरी बात बता दूँ, यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, यहाँ से इसकी क्या हो रही है, लॉन्चिंग हो रही है, यहाँ से आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हो और यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी लैंडिंग हो रही है। देखो ज़मीन है ना, ये पूरी की पूरी ज़मीन है, यहाँ पे आके लैंड कर रहा है, तो लॉन्चिंग वाले टाइम पे और लैंडिंग वाले टाइम पे, लैंड भी तो करना है ना इसने, ठीक है, जहाज भी लैंड करता है, जहाज भी ऊपर की तरफ लॉन्च करता है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग और लैंडिंग पे द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। जाहिर सी बात है, खुद सोचो ना कि यहाँ से तुम लोग एक चीज को ऊपर चढ़ा रहे हो, ये देखो ये है ना, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ पेन फेंक रही हूँ, तो जाहिर सी बात है जितनी स्पीड से मैं फेंक रही हूँ तो वहाँ पे उसकी मैक्सिमम क्या होगी, स्पीड मैक्सिमम ही तो होगी, ठीक है, तो लॉन्चिंग और लैंडिंग पे स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी जनाब, मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि ऊपर मैक्सिमम जो ऊपर सबसे उसका हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। अब आगे की तरफ चलो, क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द डायमेंशन फार्मूलाज फॉर इंपल्स और मोमेंटम। देखो कितनी प्यारी बात है, आप लोगों को सारा पता है कि इंपल्स जो होता है वो फिट होता है, ये देखो मैंने आपको फिट याद कराया था ना अभी, मैंने आपसे क्या कहा था, FIT याद रखना है। कैसे फिट याद करना है कि इंपल्स जो होता है वो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है, यानी इंपल्स ने अपने एक बाजू पे फोर्स को बिठाया हुआ है और एक बाजू पे किसको बिठाया हुआ है, टाइम को बिठाया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, इंपल्स आएगा। तो यहाँ पे लिखो, इसकी 2 मिनट में मैं आपको डायमेंशन बता देती हूँ, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फोर्स जो होती है वो क्या होता है, फोर्स होता है जनाब, क्या होता है, माँ होता है ना फोर्स, F इज इक्वल टू M, मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। तो इतनी डेप्थ में ना जाओ, बस आप लोग सिर्फ इतना याद कर लो अभी यहाँ पे कि फोर्स की जो डायमेंशन आ रही है ना, डायमेंशन होती है बेटा उसकी ओरिजिनल यूनिट्स के अंदर उसकी बात करना, वो होती है ML की पावर -2, ठीक है, ये याद कर लो। फोर्स की क्या आ रही है, जबकि मैं आपको बताऊंगी, अगर मैं आपको करवाने लगी ना सप्ली वाले बच्चों को, तो आप लोगों का फिर दिमाग घूम जाना है, ठीक है। बाकी दूसरे बच्चे उनको पता है कि कैसे वैल्यू आई है ये वाली, ठीक है। फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ML की -2। M यहाँ पे किसको शो कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, फोर्स आ गया, M यहाँ पे मैस को शो कर रहा है, L जो आ रही है वो लेंथ को शो कर रही है, और T किसको शो कर रही है, टाइम को। M किसको शो कर रहा है, मैस को, L किसको शो कर रहा है, लेंथ को, और T किसको शो कर रही है, टाइम को। तो ML की -2, और ये टाइम की डायमेंशन होती है T, टाइम को T में ही लेंगे ना हम यहाँ पे, तो फोर्स की डायमेंशन क्या हुई, ML का -2। दिमाग में बिठा लो, ये पूरे चैप्टर में आपका यूज होना है अभी न्यूमेरिकल में, हर चीज में, ठीक है। जो मैं की पॉइंट दे रही हूँ ना उसको याद कर लो, फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे आ रही है, इसको अच्छी तरह याद कर लो, इस पे स्टार बना लो, ठीक है। ML का -2 मल्टीप्लाई बाय T आ गया, तो देखो ये क्या होगा, ये T की -2 है और T की +1 है, ये T की +1 है। जब बेस सेम हो तो आप इनको क्या करोगे, -2 + 1, तो क्या आंसर आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या है, पावर +1 है, तो -2 + 1 क्या आंसर आएगा, -1 आ जाएगा। तो देखो जब आपने क्या लेना है, इसकी डायमेंशन लेनी है, दिमाग में बिठाओ, जब आपने इसकी डायमेंशन लेनी है तो आपने इंपल्स के आसपास क्या लगा देनी है, ये वाली ब्रैकेट्स लगा देनी है बेटा। इसका मतलब होता है आप इसकी ये डायमेंशन ले रही हो, डायमेंशन लेने के लिए ये लगाना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखो आपने इसकी यहाँ पे भी क्या लगा दी, ये लगा दी, और ये बात मेरे बच्चों को समझ आ गई है कि T की पावर कितनी आ रही है, -2 आ रही है, और ये कितना आ रहा है, T का +1 आ रहा है, तो देखो T की -1 आ गई, ठीक है। डन हो गया, ये 8 सवाल हो गए, 8 सवाल से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब मोमेंटम, यस मोमेंटम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये देखो ये मोमेंटम हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पे। और मोमेंटम में क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, और से देखो मोमेंटम में हमारे पास आ रहा है, वैल्यू होती है मैस इनटू वेलोसिटी। मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, मैंने आपको इसका M क्या बताया था, मैंने VPM, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था ये याद कर लो, ये ऐसे नहीं था, ये था VPM का मतलब ये मोमेंटम है, P जो है ये मोमेंटम है, ये क्या आ रही है, वेलोसिटी और मैस का प्रोडक्ट होता है, ये मैस इनटू वेलोसिटी का। इस तरह आपकी सारी डेफिनेशन भी पेपर में कवर हो जाएंगी, अगर कोई चीज भी आ गई देखना बहुत प्यारे तरीके से आपका पेपर कवर हो जाएगा। तो P = mv आ गया, तो देखो P को मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स के अंदर लगाया, क्योंकि ये क्या आ रहा है, ये मोमेंटम आ रहा है, मैस कितना आ रहा है, देखो मैस को भी मैंने क्या करूंगी, डायमेंशन लेने जा रही हूँ ना, तो मैं इसके आसपास पहले ये ब्रैकेट्स लगाऊंगी, अब मैं इसकी डायमेंशन, मैस को हम किस में लेते हैं, कैपिटल M, मैस में लेते हैं। P वैसे का वैसे ही आ रहा है, ये मैस था, मैस को हमने कैपिटल M, ये मैंने कैपिटल M लिखा है बेटा, इसको स्मॉल m ना समझ जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है, वेलोसिटी, ये देखो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर को कैपिटल M में लोगे और सेकंड को किस में लोगे, ठीक है। ये देखो ये M तो ये वाला आ रहा था, वेलोसिटी के लिए क्या आ गया, मीटर को आपने, मीटर का यूनिट होता है लेंथ, ठीक है, मीटर का यूनिट क्या होता है आपके पास, लेंथ होती है ना, मीटर जो है उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, यानी कि लेंथ का वो क्या है, SI यूनिट है। तो मीटर की आपने ओरिजिनल क्वांटिटी ले ली, SI L आ रही है, वो लेंथ है, और सेकंड जो आ रहा है वो टाइम है। सेकंड को क्या है, सेकंड किसका यूनिट है बताओ, टाइम का यूनिट है। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। तो बेसिकली आप इसमें ना यूनिट्स की क्या लेते हो, उनकी फिजिकल क्वांटिटी लेते हो ओरिजिनल, जब डायमेंशन निकाल रहे होते हो। तो आपने क्या किया, वेलोसिटी की जगह क्या
लगाया एल ओवर टी, ये देखो मैंने एल ओवर टी लगाया, ये एम जो आ रहा था ये कैपिटल एम यही आ गया, ये देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे इसके बाद ये आपके यहाँ पे इजिकल टू लगा हुआ है, इजिकल टू के बाद के इसके स्टेप के बाद आपका ये वाला स्टेप आना है कि ये एम को मैंने कैपिटल कह दिया क्योंकि ये मैस है, और वेलोसिटी के लिए क्या लगा दिया, यहाँ से मीटर की जगह एल लगाया और टाइम की जगह टी लगाया, एल ओवर टी। तो इसको चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे करके लिख लो कि टी को जब ऊपर लेकर आओगे, क्योंकि अभी नीचे एल ओवर टी आ रहा है, जब ऊपर लेकर आओगे तो टी का -1 हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट इट्स फार्मूला। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, इसका फार्मूला आपने बताना है। ये देखो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट इट्स फार्मूला। ये देखो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज द रेंज। मैंने अभी तो आपको बताया था, ये देखो ये आपका ऐसे आ रहा है, आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को चलाया, ये देखो ये ऐसे करके यहाँ तक, ये देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आके लैंडिंग होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला इसने तय किया ना आपकी प्रोजेक्टाइल ने। यहाँ से आपने इसको शुरू किया था, चाहे शूट किया ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पे गया, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद क्या हुआ, वापस नीचे की तरफ जमीन की तरफ आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ये क्या होगा, ये इसकी रेंज होगी। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो देखो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, जब भी आप एक्स एक्सिस पे कोई फासला तय करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन, अपनी मोशन के दौरान, इज नोन एज द रेंज, इसको रेंज कहते हैं। एंड इट्स फार्मूला इज गिवन बिलो, इसका फार्मूला क्या है, ये मैंने आपका रेंज का फार्मूला भी पीछे आपको याद करवाया है। आर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करना है, साइन 2 थीटा। वेयर इसको बता दो, वी आई क्या आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, और थीटा क्या आ रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ रहा है। थीटा क्या आ रहा है यहाँ पे, कि किस एंगल से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, कितने एंगल से कर रहे हो, 30 डिग्री पे कर रहे हो, 60 डिग्री पे कर रहे हो, या 45 डिग्री पे कर रहे हो। समझ आ रही है बात। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही है, मैक्सिमम रेंज लेने के लिए ना इसको 45 डिग्री पे मूव किया जाता है, 45 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट किया जाता है बेटे। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाओ। ये वीडियो थोड़ी काफी बड़ी थी, लेकिन अब मैं इस वीडियो को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करने जा रही हूँ। मैं पहले ये वाली छोटी वीडियो आप लोगों को बता के, छोटा सा प्लान बता के इसको आप पोस्ट कर देती हूँ, और जो इसकी बाकी वीडियो बनी हुई है वो मैं अगली वीडियो फौरन ही साथ लगा रही हूँ आपके। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, 20 ग्राम, ये क्या आ रहा है, जी का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्राम। ग्राम किसका यूनिट है बताओ, मैस का यूनिट है, लेकिन छोटा यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं आ रहा है, ऐसा यूनिट केजी होता है। ठीक है, मैस का ऐसा यूनिट जो होता है वो केजी होता है, लेकिन ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है, और एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं। एक केजी में कितने ग्राम होते हैं बताओ, एक केजी में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है बेटा, ये बात आ गई समझ। 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ अ स्क्वैश कोर्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 न्यूटन। एन का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, न्यूटन। न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है, न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है। ठीक है, इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स इज 0.5 सेकंड, कह रहे हैं अगर हम टाइम देखें कि फोर्स जो है वो कितनी जोर से लगी है जाके उस दीवार के ऊपर, तो वो 0.5 सेकंड है। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब होता है उसका असर, कि उस फोर्स का क्या असर हुआ है उस दीवार के ऊपर, स्क्वैश की जो कोर्ट की वॉल थी, तो 0.5 सेकंड आ रहा है। तो फाइंड द इंपल्स, उसका इंपल्स निकालना है। तो इंपल्स से तो आपको फौरन आ जाना चाहिए कि इंपल्स का फॉर्मूला होता है फिट। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। फिट होता है ना, कि इंपल्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, इंपल्स जो होती है वो, अभी उधर इधर कुछ ना देखना, अभी जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना उससे देखो। इंपल्स जो होती है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होती है। ठीक है, तो मैं यही करने जा रही हूँ। गिवन डाटा आपने हमेशा लिखना होता है, कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा हो, आपने गिवन डाटा लिखना है कि क्या आ रही है, एम की वैल्यू, ये मैस आ रहा है, किसकी वैल्यू आ रही है, ये मैस की। जब भी ग्राम में, केजी में कोई वैल्यू दी हो तो वो मैस होता है बेटे। देखो मैस की वैल्यू आ रही है 20 ग्राम, और फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आपके पास 50 न्यूटन आ गई है, आपके पास टाइम 0.5 सेकंड आया। डाटा हमेशा लिखना होता है, आपने इंपल्स में वैल्यू पुट करो, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होता है। और यहाँ पे वैल्यू आपने क्या कर देनी है जनाब, यहाँ पे पुट की 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 25 आ गया। फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, ये देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइड पे, फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब देखो शो दैट द रेंज आर एंड मैक्सिमम रेंज आर मैक्स आर रिलेटेड एज। देखो क्या बताना है आपने कि आपकी जो रेंज आ रही है आर और मैक्सिमम रेंज जो आपकी आर मैक्स आ रही है वो आपस में क्या है, आपस में रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है, देखो ये आपको उन्होंने आपकी इक्वेशन दे दी है कि आर ओवर आर मैक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, यानी ये चीज़ आपको प्रूवन दे दी है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिर्फ इन दोनों का रिश्ता कायम करना है और बताना है कि हाँ जी ये दोनों जो है वो आपस में इसी के बराबर होते हैं। ठीक है, ये देखो अब इसको कैसे करना है बच्चों, ये देखो ये आपके पास इजी सा आ रहा है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रिटन एज, मैंने आपको पहले बताया था कि आपने बार बार रेंज को देखना है कि रेंज इसके बराबर होती है। जल्दी बताओ, ये रेंज का पीछा नहीं छोड़ना, क्योंकि इसी का मैंने आपको लॉन्ग भी कराना है अभी। ठीक है, आर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर अपॉन जी के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई साइन 2 थीटा के बराबर। अब यहाँ से आप थोड़ी सी अकलमंदी से काम लो, साइन 2 थीटा पढ़ा हुआ है पढ़ा रहने दो, लेकिन जो वी आई का स्क्वायर अपॉन जी आ रहा है इसको साइड पे निकाल लो। इसको निकाल लिया, क्या निकाला, इसको आपने कहना है वेयर वी आई का स्क्वायर अपॉन जी, जो इसके अंदर था इक्वेशन के अंदर, ये तो आपने आर मैक्स के बराबर कह दिया कि ये जो रेंज है ये मैक्सिमम होगी। तो ये देखो आपने क्या किया, आर यहाँ पे लिखा और वी आई का स्क्वायर अपॉन जी की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी, आर मैक्स की। किसकी वैल्यू पुट कर दी है, आर मैक्स की वैल्यू पुट कर दी है, और साइन 2 थीटा ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अब आपका क्या होगा, देखो गौर से, आपको ये पता है कि आर इधर ही रहेगा, आर मैक्स आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो क्या ये वही रिलेशन नहीं आ गया, देखो खुद देखो ना कि आपने, आपके पास तो क्वेश्चन
क्वेश्चन मौजूद है कि आर ओवर आर मैक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो जैसे ही आपने अकलमंदी से काम लिया कि वी आई का स्क्वायर अपॉन जी को किसके बराबर किया, आर मैक्स के बराबर किया, फौरन यहाँ पे आर मैक्स को लिखा, जब लिखा तो ऑटोमेटिकली अपने क्वेश्चन को दोबारा लिख लो कि आर ओवर आर मैक्स, ये आर मैक्स नीचे डिवाइड होगा, आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ये इसके 15 क्वेश्चन करा के ना मैं ये वीडियो कट कर दूंगी और आपको आखिरी प्लान दे दूंगी, उसके बाद मैं अगली वीडियो फौरन पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो नंबर 12 आ रहा है, वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अ पाइप एट 5 kg पर सेकंड। वाटर एक पाइप में से निकल रहा है कि कितने बेस पे 5 kg पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि जो भी आ रहा है इसका। ठीक है, ये देखो एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 4 मीटर पर सेकंड टू 0। उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर से शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है, 0 पे जा रही है। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकंड क्या आ रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, 0 जो आ रही है उसकी क्या आ रही है, फाइनल वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, अब 5 kg पर सेकंड की स्पीड उससे जा रहा है, पानी जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, आगे ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल, दीवार को टच करते हुए, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल। क्या निकालनी है आपने फोर्स निकालनी है जो कि क्या लगेगी, दीवार पे लगेगी पानी की तरफ से। ठीक है, ये देखो पहले तो इसको पकड़ लो, 5 kg पर सेकंड, ये है क्या, ये क्या है, देखो केजी किसका होता है, मैस का। केजी किसको शो कर रहा है, केजी किसको शो करता है बताओ, फिजिक्स में मैस को शो करता है बेटा, कोई भी मैस है ना उसका यूनिट केजी होता है। और एस किसको शो करता है, टाइम को। तो इसका मतलब है ये जो 5 kg पर सेकंड आ रहा है, ये क्या आ रहा है, मैस ओवर टी की वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है, मैस ओवर टाइम की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये देखो वेलोसिटी कितनी दी हुई है, देखो वेलोसिटी आपके पास जो आपके पास इनिशियल आ रही है 4 मीटर पर सेकंड, मैंने यहाँ पे वही लिखी है, वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड लिख लिया है। अब 20 के बाद कहाँ जाना है हमने, 20 के बाद आगे की तरफ जाना है, रुक जाओ, 20 के बाद ये पेज आ रहा है मेरा 21, ये देखो बेटा ये 21 आ रहा है। ये देखो आप लोगों ने क्या किया, दोबारा समझो जरा, ये जो 5 kg पर सेकंड आ रहा था इसको आपने यहाँ लिखा, इसका जरा पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम ये करो कि kg जो है वो मैस को शो कर रहा है और जो सेकंड है वो टाइम को शो कर रहा है। तो m ओवर t आ गया और v की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ पे v की वैल्यू आ रही है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो इसमें आप सिंपल वही सारा वही, वो जो मैंने आपको इंपल्स नहीं कराया अभी कि फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, f इजिकल टू डेल्टा p अपॉन टी। ये पीछे से कराती आ रही हूँ ना आपको मैं कि f इजिकल टू किसके बराबर होती है, डेल्टा p अपॉन टी कह लो, या फिर f की वैल्यू कह दो कि किसके बराबर होती है, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। एक ही बात है, ये दोनों बातें एक ही हैं क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को ऐसे ही शो करते हैं फिजिक्स में, एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। ठीक है, या फिर आप एम वी एफ माइनस एम वी आई कह लो, या फिर इस एम वी एफ माइनस एम वी आई की जगह सिंपल लिखो कि मैस इंटू वेलोसिटी। क्या लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, वो मैस इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो बेटा ये डेल्टा पी लिखना या एम वी एफ माइनस एम वी आई लिखना या फिर क्या लिखना, एम वी खाली लिख देना, ये तीनों बातें एक ही हैं। ये तीनों बातें क्या हैं, ये तीनों बातें मेरे बच्चों एक ही हैं। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये देखो डेल्टा पी अपॉन टी लिखा, तो फोर्स की जगह पे मैं ये मोमेंटम की वैल्यू पुट करूंगी एम वी। मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी। ठीक है, और मैंने आपको वैसे भी कहा है कि वी पी एम का कोड दिया है मैंने आपको कि आपने मोमेंटम ने आपका पीछा नहीं छोड़ना और इम्पल्स ने आपका पीछा नहीं छोड़ना इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास ये क्या है, वीपीएम का मतलब होता है कि मोमेंटम जो है एक साइड पे वेलोसिटी है और एक साइड पे क्या है उसका मैस है। तो मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है वेलोसिटी और मैस का। ठीक है, तो ये देखो ये मोमेंटम की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मैस और वेलोसिटी लिख दिया ओवर टाइम। फोर्स की वैल्यू आ गई, एफ इज फोर्स इज इक्वल टू एम वी ओवर टी आ गया। अब आपको तो पता है कि m ओवर टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 kg पर सेकंड, जो उन्होंने आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो आप भी तो होशियारी से काम लो ना, जो उन्होंने हमें दिया हुआ है kg पर सेकंड, तो किसकी वैल्यू है, m ओवर टी की। इसका मतलब है इस इक्वेशन में m ओवर टी की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 5 kg, क्योंकि m ओवर टी की पूरी वैल्यू आ रही है ना 5 kg। देखो 5 kg पर सेकंड लिखा और v की वैल्यू आपको पहले से पता है, ये देखो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड की वैल्यू जो आपको मैंने क्वेश्चन में बताई थी कि 4 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आ रही है जो कि कन्वर्ट हो रही है किसमें, जीरो में, फाइनल वेलोसिटी में। तो हमें क्या फाइनल वेलोसिटी से, हम तो इनिशियल वेलोसिटी से को डील करेंगे ना। तो ये देखो 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पे पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई करो 20। अब देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो केजी आया, ये मीटर भी आया। बेटा ये ना भी लगाओ आप, फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन है, एंड में जाके न्यूटन लगा दो, बस खत्म। ये तो मैं खुद ही जानबूझ के लगाती हूँ कि कोई भी मतलब हर लिहाज से अच्छी तरह से काम होना चाहिए ना। केजी लगाएंगे, ये मीटर लगाएंगे और ये सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होकर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब आ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले करा दिया है। मैं क्यों करा रही हूँ आपको, देखो ना ये चीजें तो मैंने आपको पीछे अभी कराई है, दोबारा मैं सिर्फ पढ़ने जा रही हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, कि तुम लोगों ने जितना रास्ता तय किया इसको कहते हैं डिस्टेंस है। लेंथ का मतलब उसकी कितनी लंबाई है। जैसे आपने कहा कि भाई मैं जो ना अपने घर से मस्जिद तक गया हूँ, बॉयज ने कहा, गर्ल्स ने कहा कि मैं अपने किचन से अपने रूम तक गई हूँ, तो ये फासला है आपका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। वो कह रहे हैं चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में तब्दीली लेकर आओ, कहाँ से, ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे लेके जाओ। कहाँ लेके आओ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल
फाइनल पोजीशन पे, क्योंकि अभी तो बताया कि वो चेंज इन पोजीशन करनी है उसकी, ठीक है। फिर बताओ इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसको बताओ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर ये बताओ इट इज़ अ नॉन ज़ीरो क्वांटिटी, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है। डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में बिकम ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। डेप्थ में मत जाना, आप डेप्थ में गए ना तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जब इसको लिखा ना कि ये नॉन ज़ीरो नहीं होता, इट इज़ नॉन ज़ीरो क्वांटिटी, और ये क्या आएगा, इट मे बिकम ज़ीरो, ये ज़ीरो हो सकता है। अब उसके बाद आखिरी इसकी क्या बता दो, इस दोनों की डायमेंशन बता दो या फिर यूनिट बता दो, ठीक है। ये देखो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये देखो मैंने क्या लिखी है, इसकी डायमेंशन लिख दी है। यूनिट भी बता सकते हो आप, डायमेंशन क्या आ रही है, लेंथ आ रही है, क्योंकि देखो ना डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बेशक ये लिख लो, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर होता है। क्या होता है मीटर, तो मीटर को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं। यानी मीटर की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है, ठीक है। ये आपको 7 बेसिक ऐसा यूनिट्स आने चाहिए, मैं पढ़ाने जा रही हूँ अभी इसी वीडियो में। अगर वो अगली वीडियो आई ना तो उसी में सारा पढ़ लोगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, रात को बैठ के सारा रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसी वीडियो को देख के दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये देखो डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे भी इसी की वही डायमेंशन आ रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट होता है वो मीटर ही होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो भी मीटर ही होता है। बस सिर्फ फर्क दोनों में इतना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कूलिंग, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो इलास्टिक कूलिंग क्या होती है, इन इलास्टिक क्या होती है। व्हेन द टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम K डॉट E से लिखते हैं। व्हेन द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल लीनियर मोमेंटम, दो बातों को दिमाग में बिठा लो, एक आ रही है काइनेटिक एनर्जी और एक आ रहा है लीनियर मोमेंटम। When the total kinetic energy and the linear momentum of the system is conserved, conserve का मतलब है फिक्स हो। क्या मतलब है कंजर्व का, कि जब किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो फिक्स है, ठीक है, देन द कोलिजन इज नोन एज द इलास्टिक कोलिजन, उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। कंजर्व का मतलब आ रहा है फिक्स और कांस्टेंट, देखो नीचे लिखा हुआ था मैंने फिर भी दोबारा लिख दिया वहाँ पे आपको समझाते हुए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी जो है फिक्स नहीं रहेगी। देन द कोलिजन इज नोन एज इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी फिक्स नहीं रहेगी, वो बेचारा उसमें भी कांस्टेंट है उसमें भी कांस्टेंट है, यानी लीनियर मोमेंटम उधर भी सेम है फिक्स है, इधर भी फिक्स है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इधर फिक्स थी इलास्टिक कोलिजन में, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो थोड़ी खराब हो गई है, बदतमीज हो गई है, और क्या हो रही है जनाब, कह रही है मैं तो चेंज होती रहूंगी, मैं तो फिक्स नहीं रहूंगी, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया 14। अब 15 नंबर देखो, 15 नंबर क्या आ रहा है बेटा, इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की आपको चीजें करानी है, लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगी, इससे पहले मैं आपको सारा प्लान दे देती हूँ, ठीक है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आ रहा है, ये देखो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द कर्व पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द कर्व पाथ, एक कर्व पाथ में किसी बॉडी की जो मोशन आ रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ उसकी ग्रेविटी का एक्शन देखना है उसके ऊपर, यानी वो जो बॉडी आपने मूव की है, ये देखो ये कर्व पाथ आ रहा है, आपने यहाँ से किया, ये कर्व पाथ ही तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से आपने जो इसको प्रोजेक्टाइल को किया है तो इस पे क्या एक्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है। इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। द कर्व पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज नोन एज द ट्रेजेक्टरी। अब ये जो कर्व पाथ यानी कि यहाँ से लेकर ये जो कर्व यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है और फिर जाके नीचे जमीन को टकराई है, तो ये जो कर्व पाथ इसने इख्तियार किया है इसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं, एंड द बॉडी इटसेल्फ इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल। और जो बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, चाहे वो समझो आप कोई पत्थर है आपका, आपने ऐसे कर दिया, या कोई जहाज है आपका, या कोई रॉकेट है, जो भी चीज़ है, ठीक है, उस बॉडी को हम कहेंगे वो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है बेटे। यहाँ तक आ गया चैप्टर नंबर 1, मैंने आपको इसी वीडियो में कराना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे पहले ये वीडियो पोस्ट करनी चाहिए, इसलिए मैं ना चैप्टर नंबर 1 की चीज़ें अभी साइड पे रखते हुए अगली वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करने लगी हूँ। लेकिन मैं पहले आप लोगों को बता दूँ कि मेरा क्या प्लान है आप लोगों के साथ रात तक, ठीक है। ये टोटल मैंने आप पे फोकस करना है, मैं टोटल आप लोगों के लिए मैंने अपने आप को फ्री कर लिया है कि मेरे बच्चों का हर चीज़ जो है ना वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से जो है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए, ठीक है बच्चों। ये देखो ये क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये देखो हमारा मिशन क्या कंप्लीट हो रहा है, यहाँ देखो पहले ये मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट पढ़ाने हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को डाल रही हूँ आप लोगों की, लेकिन उससे पहले यहाँ देख लो कि आप लोगों को ज़रा सेटिस्फेक्शन हो कि मिशन आप लोगों का कौन कौन सा कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू सारे डन हो गए हैं, व्हाट्सएप चैनल पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा दिए हैं, स्टिल मैं आपको भेज भी रही हूँ ताकि आप लोगों की और भी बेहतरी हो। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लीजिए, ये आप लोगों ने कर लिया है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जनाब क्वेश्चन नंबर 2 के रेडियो एक्टिविटी, जो यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला आ रहा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था कि रेडियो एक्टिविटी और अल्फा बीटा गैमा की प्रॉपर्टीज कर लीजिए, ये सारा डन हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। मैं आपसे हल्की सी डिस्कशन कर रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। अब मैं आपको टारगेट क्या दे रही हूँ बेटा, ये देखो मैं आपको टारगेट दे रही हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपको टारगेट दे रही हूँ, वो मैं ये टारगेट दे रही हूँ, यहाँ देखो पहले कि यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बगैर कुछ सोचे समझे कि आपका किस क्वेश्चन से आपने अटेम्प्ट करना है नहीं करना, मैंने आपको पहले बता दिया। मैंने आपको कहा था मैंने आपको मिक्स एंड मैच करके ऐसी चीजें करानी है जो कि आपके पेपर में आई भी होंगी और आपका दिल फिर बाग बाग हो जाएगा। अभी आपने ये नहीं सोचना कि टीचर किस पोर्शन से करा रही है किससे नहीं करा रही है, ठीक है। जब इंसान ने अपनी जिंदगी बचानी हो ना तो वो हर तरफ हाथ पाँव मारता है, तो समझो ये मैं आपके लिए हाथ पाँव जो
है ना आपके मरवा रही हूँ कि ये बस यहाँ पे हाथ पाँव मारो अपने, ठीक है? तो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ़ौरन करो, अभी बैठ के लर्न करो इसके बाद, ठीक है? क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल्स और ये सब चीज़ें कराऊँगी, फिर भी टाइम मिला तो मैं आपको ये बाद में करा दूँगी, लेकिन आप लोग इसको लर्न करना शुरू करो, ठीक है? जिसमें रट्टा आ रहा है उसको रट्टा लगाओ और सिंपल उसको रेडी करो, ठीक है? अब ये जो मैंने आपकी डिज़ाइन की थी ना वीडियो, मैंने ये की थी कि फुल वीडियो लर्न अभी आप लोग करोगे इंशाल्लाह ताला। ये जो वीडियो आपकी लग रही है ये वाली, इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करोगे इसके बाद, यानी कि ये जो फुल वीडियो मैंने अभी लगाई है आपने अभी ये लर्न करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं आपने, रिवाइज करने हैं पूरे। ये देखो कौन से क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है वेक्टर प्रोडक्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 2 ये आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 3 आपका यंग वाला आ रहा है, ठीक है? ये तीनों आपने रिवाइज करने हैं और सारे एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं। कब से कब तक? 3 पीएम से लेके 5 पीएम के दरमियान तक। यानी ये समझो कि मैं आपको 5 पीएम जो है ना पूछूंगी कि आपका ये सारा काम हो गया, क्योंकि अगली वीडियो अभी आपके पास आ रही है। यानी कि ये वीडियो आपको जैसे ही आप ये वीडियो खत्म करेंगे, इससे तकरीबन कोई आधे घंटे के अंदर आपके पास दूसरी वीडियो आ रही है चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है? ये 5 पीएम तक आपका ये काम हो जाना चाहिए। ये मैंने आपका टारगेट लॉक कर दिया है पूरे का पूरा, और टारगेट लॉक के साथ मैं आप कहाँ जा रही हूँ, मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, मोर टू डिस्कवर। यानी कि इसके बाद आप क्या करना चाह रहे हो, आप समझते हो कि टीचर हमें बस एक लेआउट दे दें, तो वो लेआउट ये है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, डिटरमिन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्वेश्चन फॉरन कर लो। ये कहाँ से आ रहा है? चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ से लॉन्ग करना है, ठीक है? मैं आप लोगों की वीडियो पोस्ट करने लगी हूँ अभी चैप्टर नंबर 1 की और चैप्टर नंबर 2 और 3 के न्यूमेरिकल्स की, ठीक है बच्चों? ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ रहा है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ये रेडी कर लो। उसके बाद आपने करना है ये वाला क्वेश्चन जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स में आने वाला है मेरे बच्चों। मैं आप लोगों को बता दूं, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, ये शो दैट इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करनी है, क्या होता है उसकी मोशन को बताना है, क्या ये हार्मोनिक मोशन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, और उसके टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है। आप पूछोगे ये क्यों? भाई पेंडुलम वाला एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, उसने सोचना ही नहीं है कि बुक में ये आ रहा है जनाब, जो है ना मैं ये दे दूं, इलास्टिक कूलिंग दे दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दूं। वो कहेगा जी बेटा मेरे पेंडुलम भाई जल्दी से आ जाओ, मैं सबसे पहले पेपर में तुम्हें लिखता हूँ। समझ आ रही है बात की? ये मैं आपको बता रही हूँ बहुत कीमती बात, ये कर लीजिए आप लोग फौरन, ठीक है? ये यहाँ तक आप लोग कीजिए और फिर जो है ना मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास फौरन आ रही है इंशाल्लाह ताला। हमने बेस्ट कल प्रोड्यूस करना है इंशाल्लाह ताला। हैव ट्रस्ट ऑन टीचर तूबा। हैव, सबसे पहले तो आपको अल्लाह की ज़ात पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपनी मेहनत पे भी होना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हो, चाहे 3 दिन पहले क्यों नहीं मेहनत शुरू की आपने, ठीक है? नेगेटिव बात नहीं सोचनी है, अच्छा गुमान रखना है अल्लाह के साथ, ठीक है? चलो मैं इसको एंड करने लगी हूँ वीडियो। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों, शुरू हो जाओ और कमर कस लो अपनी। टीचर तूबा आपके साथ है, पूरी रात भी आपके साथ मेहनत करेगी टीचर तूबा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, और आपको मुसलसल वीडियोस आती रहेंगी। आपने इधर उधर नहीं होना, सिर्फ रेस्ट करना है। इसके अलावा टोटल वीडियोस देख के अपनी जो है ना तैयारी करनी है और तैयारी हो जानी है। मैं आपको कह रही हूँ, जब मुझे इतना भरोसा है आप लोगों के ऊपर, तो आप लोगों को तो अपने ऊपर होना चाहिए ना। तैयारी आपकी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी होनी है और कल का पेपर पास है आप लोगों का बहुत अच्छे नंबरों से इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।